आज जो टॉपिक है दैट इज इंडियन नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ये आज का टॉपिक है, आप बने रहें। तो इसमें आज हम स्टार्ट ही कर रहे हैं यूपीएससी के क्वेश्चन से कर रहे हैं कि यूपीएससी का क्वेश्चन है और जिसने ये कॉन्सेप्ट समझा होगा, एनसीईआरटी पढ़ी होगी या कहीं से कुछ पढ़ा होगा, वो उसको कर सकता है। ये क्वेश्चन ही कहता है कि एग्जामिन द स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज ऑफ इंडिया एंड इट्स रिजल्टेंट इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज। इसको आंसर करना है 250 वर्ड्स में। सीएससी मेंस का ये क्वेश्चन है और ये जीएस फर्स्ट पेपर में 2020 का क्वेश्चन पेपर आया है। इसका मतलब जिसने ये चैप्टर, जहां आज जो लेक्चर में ले रहे हैं इंडियन नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ही हर एग्जाम में ये जनरल स्टडीज काम आती है। यही सिर्फ उसकी अप्रोच क्या है कि जब हम जनरली क्वेश्चंस करते हैं तो उसमें हमारे एमसीक्यू आ जाता है, उनमें से एक टिक करना है। पर इसमें वो क्या कह रहा है कि आपने एग्जामिन द स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। भारत के जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं, जंगली संसाधन है, वन संसाधन जिसको कहते हैं, उनका स्टेटस एग्जामिन करके बताओ क्या है। एंड इट्स रिजल्टेंट इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज। और जब क्योंकि जंगल कम होते जा रहे हैं तो उसका हमारे क्लाइमेट चेंज के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन अब जिसने ये पढ़ी होगी वो ही कर सकता है। पर अगर आप दूसरे एग्जाम लेना चाहते हो तो उसमें आपको ये इंफॉर्मेशन पॉइंट वाइज पॉइंट पता होनी चाहिए, आपके माइंड में होनी चाहिए। आप बार बार रिवाइज करो। जैसे जो भारत है उसको मेगा डाइवर्स बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज 12, उनमें से एक है। बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज होते हैं जिसमें कि अलग अलग तरह की वेजिटेशंस अवेलेबल हो, वो बायोडाइवर्सिटी होती है। हमने अभी तक जो ज्योग्राफी में देखा भी है मैप में कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हर तरह का एनवायरनमेंट मिल जाता है। बर्फ मिल जाती है, पहाड़ मिल जाते हैं, डेजर्ट मिल गया है, कोस्टल एरिया मिल गए हैं, घाट्स हैं, इसमें प्लेन्स हैं, इसमें ऐसी प्लेसेस हैं जहां बहुत बारिश होती है, ऐसी प्लेसेस हैं जहां बारिश नहीं होती, एरिड है। तो ये सारा कुछ तो हमारे पास है ही। तो उससे क्या होता है कि हमारे पास जो वेजिटेशन की बायोडाइवर्सिटी है, अलग अलग तरह की वेराइटीज जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं। 12 मेगा, तो जितने भी वर्ल्ड के 12 मेगा कंट्रीज है ना, बड़े कंट्रीज बायोडाइवर्सिटी वाले, उनमें से एक इंडिया भी है। इसमें प्लांट की जो स्पीसीज हैं वो ही 4700 हैं। 47 प्लांट्स की स्पीसीज, 47,000। और भारत में इसका प्लेस 10th है, एशिया में ये 4th नंबर पे है अगर प्लांट की लिए। और इसमें अबाउट 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। 15,000 फूल, जिसपे फूल लगते हैं, ऐसे प्लांट्स हैं। और उसमें 6, जिसको कह सकते हैं कि वर्ल्ड के 6% इंडिया में फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में फर्न्स, एल्गई और फंगई, जो हम देखते हैं ना, फंगस लग जाती है या एल्गई है, पानी के ऊपर जो हरे रंग से फफूंदी आ जाती है, दैट इज नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, उनमें आ जाते हैं। बट जहां पे बात होती है कि भाई नेचुरल वेजिटेशन है तो है क्या, जब हम बात करते हैं ना नेचुरल, तो कॉन्सेप्ट हमें समझ में आना चाहिए कि नेचुरल वेजिटेशन जो है वो बिना ह्यूमन एड के जो ग्रो करे। जैसे आप कहीं पे कुछ ना करो, कुछ देर बाद वहीं पे घास उग जाता है, कुछ और वनस्पति जो वेजिटेशन है उग जाएगी। ना आपने उसमें पानी दिया, ना खाद दिया, कुछ भी नहीं। तो आपकी एड के, ह्यूमन एड के बिना जब हम उसको एक लंबे समय तक जमीन को छोड़ देते हैं तो उसमें जो वेजिटेशन आती है दैट इज नेचुरल वेजिटेशन। और दूसरी जो कल्टीवेटेड क्रॉप्स हैं, जो खेतों में फसल उगाई जाती है, जो फल उगाए जाते हैं, ऑर्किड्स। ऑर्किड्स होते हैं बागीचे, बागान जिसको कहते हैं, जहां उनमें जो वेजिटेशन की जाती है वो नेचुरल नहीं है,
वो ह्यूमन इंटरफेरेंस के साथ है, ह्यूमन एड के साथ है। तो इंडियन वर्जन वेजिटेशन मतलब नेचुरल वेजिटेशन जिसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये एंडेमिक और इंडिजीनियस स्पीसीज। इंडिजीनियस मतलब जो भारत में ही उगने वाले हों, वो इंडिजीनियस हैं, भारत के ही पौधे हैं, उनको हम कहेंगे इंडियन वर्जन वेजिटेशन और एंडेमिक बोल देंगे। ये वर्ड ध्यान में रखना, इनको एंडेमिक बोल देते हैं। और जो वर्जन वेजिटेशन कुछ ऐसे हैं जो बाहर से इंडिया में इंपोर्ट किए जाते हैं, लाए जाते हैं यहाँ पे, उनको एग्जॉटिक प्लांट्स कहते हैं। एग्जॉटिक प्लांट्स की बड़ी कीमत होती है। अगर आप नेट पे जाओगे, आप चाहते हो कि आप कहीं से कोई एग्जॉटिक प्लांट का मतलब किसी दूसरे कंट्री का प्लांट जो भारत में नहीं होता, उसको इंडिया में लाके उगाया जाता है, दैट इज एग्जॉटिक प्लांट। फिर वर्ड आता है एक फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा पॉइंट है कि किसी भी पर्टिकुलर रीजन में या किसी पीरियड में उगने वाले प्लांट्स, जैसे हम एंशियंट टाइम में कहेंगे तो उसमें हो सकता है कुछ और प्लांट्स उगते हो, तो टाइम के ड्यूरेशन के साथ भी टाइम बदल जाते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा, एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ा कि लगभग 12,000 साल पहले जो धरती का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हुआ है, वार्म हुआ है, वार्म बहुत हॉट नहीं, वार्म हुआ है। तो इसका मतलब उस वक्त जो प्लांट्स की वेजिटेशन थी वो चेंज हुई है। उससे पहले कुछ और हो सकता है, ठंडी मौसम में ठंडे कोल्ड क्लाइमेट में आने वाले, अब कुछ और हो गया। तो ये है प्लांट्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन। रीजन में भी, रीजन वाइज भी देखो, ये पहाड़ों पे, माउंटेन्स पे ऊपर चले जाओगे, वेजिटेशन में आपको फर्क नजर आना शुरू हो जाएगा। प्लेन्स की वेजिटेशन है, उसमें आपको फर्क आएगा। अगर आप किसी और कंट्री में चले जाओगे, आपको वेजिटेशन में फर्क आता है। इसका मतलब फ्लोरा का मतलब है किसी रीजन और किसी टाइम पीरियड के दौरान मिलने वाले प्लांट्स, और फौना का मतलब है किसी पीरियड या रीजन में मिलने वाले एनिमल्स की जो स्पीसीज हैं उनको फौना कहा जाता है। तो कंप्लीट जब वर्ड बोलते हैं तो फ्लोरा एंड फौना, ये कंप्लीट वर्ड इस तरह से बोला जाता है। अब टाइप्स ऑफ वेजिटेशन जो हैं, तो ये आ जाती है ट्रॉपिकल, इसको हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन, एवरग्रीन से ही आपको वर्ड में पता होगा कि जिसके सारा साल पत्ते लगे रहते हैं। तो ये हमने कल क्वेश्चन भी कुछ देखे थे इनके ऊपर, और इनके ऊपर हमने मैप पे भी देखा था। तो जनरली कहाँ पे होंगे ऐसे ट्रॉपिकल रीजन, एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब यहाँ पे ट्रॉपिकल भी समझो, ये जो हमारा रीजन है ये ट्रॉपिकल रीजन है, भारत का जो रीजन है वो ट्रॉपिकल रीजन है। ट्रॉपिकल रीजन में हम ये कह सकते हैं कि ना एक्सट्रीम ठंड वाला मौसम कहेंगे, ना एक्सट्रीम गर्मी वाला मौसम है। तो पोल्स की तरफ जाते हैं तो वहां पे ठंड वाला मौसम है, ऊपर जाएंगे, और अगर इक्वेटर पे जाते हैं तो वहां पे बिल्कुल गर्म मौसम आ जाता है। तो भारत का जो मौसम है इन बिटवीन कहेंगे तो वो ट्रॉपिकल रीजन हो गया। इस तरह से फर्स्ट ट्रॉपिकल, एवरग्रीन का मतलब पता ही है, जो सदाबहार, तो ऐसे जंगल। दूसरे हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। डेसिडुअस का मतलब होता है जिनके पत्ते झड़ जाते हो। एक मौसम ऐसा आता है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पतझड़, वो वाले जिनके पत्ते एक मौसम में झड़ते हो, वो हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। फिर ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, थॉर्न का मतलब कांटे, कांटों वाला। तो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, स्क्रब्स, स्क्रब्स का मतलब होता है झाड़ियां। तो जो पौधे कांटेदार होते हैं, जैसे आप कीकर कहोगे, बबूल जिसको कहा जाता है, कीकर, कीकर उसमें कांटे लगे होते हैं, या झाड़ियां हैं कुछ इस तरह से, या फिर आप कैक्टस वगैरह भी कहोगे तो कैक्टस में भी कांटे होते हैं। माउंटेन फॉरेस्ट हैं और मैनग्रोव फॉरेस्ट हैं। माउंटेन फॉरेस्ट हो गए जो माउंटेन्स पे मिलने वाले फॉरेस्ट हैं, जंगल।
और मैनग्रोव फॉरेस्ट या लिटरल या स्वैम्प फॉरेस्ट होते हैं दलदल के इलाके में मिलने वाले फॉरेस्ट, जंगल, दलदल का इलाका। अब इनके बारे में एक तो हमें ये पांचों पता होने चाहिए, ये पांचों। ठीक, यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन फ्लोट हो रही है वो आपके एग्जाम से डायरेक्टली रिलेटेड है। इनमें से किस तरह से क्वेश्चन आते हैं वो भी हम देखेंगे। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भाई जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पे पाए जाते हैं। कल हमने जब क्विज कर रहे थे एक क्वेश्चन ऐसा भी आया था ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, उसमें आया था ना 4 ऑप्शंस में, एक वेस्टर्न घाट आया था, ईस्टर्न घाट आया था, नॉर्थ ईस्ट प्लेन आया था, सॉरी नॉर्थ ईस्ट रीजन आया था, एक और रीजन था, तो उनमें से बताना था। तो आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन के लिए जो है वेस्टर्न घाट, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, ये आइलैंड्स हैं हमारे, और अपर पार्ट्स ऑफ असम और तमिलनाडु कोस्ट। तमिलनाडु कोस्ट जो नीचे था वहां पे भी हमने देखा कि तमिलनाडु ईस्टर्न पार्ट पे है, ईस्टर्न घाट पे उसमें आता है, पर वहां पे हमने कल पढ़ा था कि वहां पे क्या हो रहा है कि जब मानसून आती है तब तो बारिश होती ही होती है, जब मानसून आती है तब तो बारिश होती ही है, पर बिना मानसून के, जब मानसून नहीं होती, रिटर्न कर रही होती है, तब भी बारिश होती है। तो ये बे ऑफ बंगाल है, यहां से यहाँ पे इस एरिया में बारिश सारा साल बारिश होती है। छोटा सा एरिया है, उसको तमिलनाडु कोस्ट कहा गया, तमिलनाडु का तटीय क्षेत्र जिसको कहेंगे। वहां यहाँ पे जो रेनफॉल है वो बहुत हैवी होती है इन जगहों पे। कितनी? मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल है। तो आपको ये फिगर याद होनी चाहिए कि इन इलाकों में एक साल में कितनी होती है, मोर देन 200 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये है 200 सेंटीमीटर का मतलब कितना हो गया, 2 मीटर। 2 मीटर हो गया ना। अगर उस पानी को आप कहीं बहने ना दो, इकट्ठा करते रहो, तो एक साल में 2 मीटर डेप्थ का पानी आपको मिल जाएगा। एक साल बरसात होती रहेगी 2 मीटर, वो काफी ज्यादा होता है। यहाँ पे जो एनुअल टेम्परेचर है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड है, एनुअल। अच्छा, इस पे भी कल क्वेश्चन है, कल हमने जो क्वेश्चन देखे ना वो इसीलिए देखे, क्वेश्चन आया हुआ है कि किसी तमिलनाडु के कोस्टल एरिया पे कितना एवरेज टेम्परेचर होता है। वो लगभग 22 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है एवरेज, अप डाउन होते हैं, पर मोर देन इसको लेंगे, गर्म इलाका है वो। ट्रीज की हाइट जो है वो बड़ी ज्यादा, जब सारा साल आपको पानी मिल रहा है पौधों को, तो उनकी हाइट भी बहुत ज्यादा ऊंची हो जाती है। कितनी ऊंची हो जाती है? 60 मीटर जितनी ऊपर चला जाता है, 60 मीटर। वहां पे अब मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर बनता है, लेयर्स। मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर क्या है? लेयर, अगर आप इन इलाकों में जाओगे, आप दूर से देखोगे ना, दूर से जंगल को देखोगे, तो उनमें आपको पता लगेगा कुछ पौधे जो हैं ऊपर की तरफ नजर आ रहे हैं, बड़े ऊंचे ऊंचे पौधे हैं। ठीक है, तो उसके बाद फिर छोटे पौधे आ रहे हैं इनके नीचे, एक दूसरी लेयर है। तीसरी लेयर जो है उससे छोटे पौधे, और लास्ट में लेयर जो है श्रब्स, झाड़ियां, इस तरह से। तो वो बड़े घने जंगल होते हैं, घने जंगल। एक जंगल है जैसे कीकर का जंगल है, तो कीकर के जंगल घने नहीं होते, बस वो वीरान सी जगह होती है, अपने आप घास उगती है, कीकर उगते हैं, कांटेदार पौधे उगते हैं, पर ये घने हैं। अब इसमें जो याद रखना, ये मल्टी लेयर्ड है। मल्टी लेयर्ड मतलब आप लेयर में देख सकते हो, दूर से देखने पे आपको पता लगेगा, ऊंचे पर पौधे, पेड़, उससे छोटे और उसके बाद झाड़ियां। तो इनमें ये एवरग्रीन हो गए, एवरग्रीन का मतलब सदाबहार है। इनमें कुछ कमर्शियल ट्रीज मिलते हैं, ये याद रखने हैं, ये रट्टा लगाना है।
क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि हमें आज की जो जनरेशन है, या हम जो लोग हैं, हमें पेड़ पौधों के बारे में पता ही नहीं है। पुराने लोगों को पौधों के बारे में, पेड़ों के बारे में पता होता था, तो उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं आती थी। अब दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि हमें हिंदी में कई बार पता होता है नाम, इंग्लिश में नहीं पता होता। वहां पे जब क्वेश्चन आ जाता तो हिंदी या इंग्लिश में आ गया अगर, तो कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। तो उसका बेस्ट वे ये है कि आपको जब भी आप पेपर करते हो, आजकल तो दोनों लैंग्वेज में आ रहा है, आजकल दोनों हिंदी में भी मिल जाता है आपको और इंग्लिश में भी मिल जाता। तो आपको अगर कोई वर्ड नहीं समझ आता, आप उसका हिंदी वर्जन पढ़ के देख लो, कई बार वहां से आपको आइडिया हो जाता है। तो इसके ये याद रखने, एबोनी, महागनी, रोजवुड, रबर, चिंचोना, सिंचोना, ठीक है। ये वहां पे एनिमल्स कौन से पाए जाते हैं? एलिफेंट, मोंकी, लेमूर, डियर, वन हॉर्न्ड राइनोसोर, एक सींग वाला गैंडा। ये कहाँ मिलता है? असम और वेस्ट बंगाल में मिलता है। फिर उसके बाद प्लेंटी ऑफ बर्ड्स, बहुत सारे पक्षी मिलेंगे। बैट्स, चमगादड़ होते हैं। स्लॉथ, स्कॉर्पियन, स्नेल्स, ये स्कॉर्पियन क्या होते हैं? बिच्छू, ठीक है। स्नेल्स, ये सारे वहां पे मिलते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। एक तो हो गया एवरग्रीन, एक हो गया सेमी। सेमी का मतलब है जिसमें कि थोड़ी बारिश एवरग्रीन फॉरेस्ट से कम हो, थोड़ी सी। तो उसमें एवरग्रीन और मोएस्ट डेसिडुअस ट्रीज दोनों तरह के होते हैं, दोनों तरह। कुछ ऐसे ट्रीज भी होंगे जो सारा साल जिन पे पत्ते लगते हैं, कुछ ऐसे भी होंगे जिनके पत्ते झड़ते हैं, तो उनको हम कहते हैं सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो अंडर ग्रोइंग क्लाइंबर्स, क्लाइंबर क्या होता है? एक बेल, बेल को जो पौधों के ऊपर लिपट के ऊपर चढ़ जाती है, उनको क्लाइंबर्स कहते हैं। तो अंडरग्रोइंग क्लाइंबर प्रोवाइड एन एवरग्रीन करेक्टर टू दीज फॉरेस्ट, ठीक। तो क्लाइंबर्स हैं, बेलें हैं, बेलों से उनको करेक्टर मिल जाता है। बेल जो है वो एवरग्रीन है, तो उस पे सारा साल पत्ते रहते हैं। तो इस तरह से इसमें सीदार, हॉलॉक एंड केल, ये स्पीसीज हैं, इनको याद रखना है, इन पे क्वेश्चन आते हैं। अब इनके क्वेश्चन भी देखें, ये CAPF एग्जाम 219 का क्वेश्चन आया हुआ है। Which one of the following states of India has the largest area under dense evergreen forest cover? हाँ जी, मैं इस पे वो कर देता हूँ जो पढ़ा है। आप प्लीज इस पे क्विज कर लो, क्विज साथ के साथ आपकी इन्वॉल्वमेंट भी हो जाएगी। आपको स्क्रीन पे सही ठीक आ रहा है ना? तो मैं करता हूं, आप बताओ। ये क्वेश्चन 2019 में आया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट कवर? हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटका, उत्तराखंड। हाँ जी, बाकी स्टूडेंट्स अटेम्प्टेड एक, आप भी कर दो जी। हाँ जी, कितने आए? क्या आंसर है? इसमें एक ही आंसर है, हिमाचल प्रदेश। अभी हमने ऊपर ही पढ़ा है एवरग्रीन फॉरेस्ट कहां कहां पे मिलते हैं, ये याद रखना आपने। वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट के ऊपर सिर्फ तमिलनाडु कोस्ट, बंगाल, और जो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहां पे बारिश ज्यादा होती है, वहां पे होते हैं। दैट मीन्स ना तो कर्नाटका है ना उत्तराखंड है, ये सिर्फ और सिर्फ अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश। दैट मीन्स यहां से कहां से क्वेश्चन है, यहीं से क्वेश्चन आ गया आपको, आपके सामने। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडुअस, अब हमें यहां पे पता लग गया पतझड़ वाले, जिनके पत्ते झड़ते हों, डेसिडुअस, वो मॉनसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि मॉनसून का एक सीजन होता है। एक सीजन में मॉनसून आई
तो उसमें बारिश होगी, सारा साल नहीं होती, और दूसरे सीजन में नहीं होगी। तो ये जो पोर्शन है ना, मतलब फॉरेस्ट का, ये सबसे ज्यादा मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट है। तो ये भी, अगर आपसे कोई क्वेश्चन में ये आ जाए कि कौन से फॉरेस्ट मोस्ट वाइड स्प्रेड है, तो आपको पता होना चाहिए मॉनसून फॉरेस्ट, जहां ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट ये सबसे ज्यादा हमारे क्या कहेंगे कि वाइड स्प्रेड कहेंगे। तो इसमें कौन कौन से आगे, पहले तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, वहां पे अब दोनों समझो, एक कौन कौन से जंगल आ गए वहां पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। एक तो एवरग्रीन फॉरेस्ट, क्योंकि बारिश ज्यादा होती है, पर वहां पे दूसरे जंगल भी हैं। अलोंग द फुट हिल्स ऑफ हिमालय, हिमालय की फुट हिल्स मतलब छोटी पहाड़ियों या साथ साथ जो लगते जा रहे हैं, झारखंड, वेस्ट उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट की ईस्टर्न स्लोप। अब ये वेस्टर्न घाट जो है ना, अब इसको थोड़ा सा आप फिर से समझोगे कि ये हमारा नीचे देखेंगे, ये वेस्टर्न घाट है, यहां पे कोस्टल एरिया के पैरेलल वेस्टर्न घाट चल रहा है। वेस्टर्न घाट पहाड़ को कहा गया है, पहाड़ों को। बीच, जहां पे बीच हैं वो कोस्टल एरिया है। जो इसके पीछे जो है ना पहाड़, उनको कहा गया है वेस्टर्न घाट। कई बार हम कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि ये समुद्र के साथ लगते हैं, नहीं। इसमें इसकी दो स्लोप्स हैं। मान लीजिए ये इस तरह से पहाड़ है, इधर से हवा आई तो वेस्टर्न स्लोप में टकराएगी, पर जो ईस्टर्न स्लोप है, ईस्टर्न स्लोप, उसमें ये हवा नहीं टकराती, तो वहां पे बारिश नहीं होती। वेस्ट ईस्टर्न स्लोप में, उसमें बारिश हमेशा कब होती है, जब मानसून रीच करेगी, जब मानसून आएगी वो इसको टकराएगी, रुकेगी और बारिश करेगी। तो इसलिए इसको इस तरह से समझाया गया है कि ये ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स। फिर इसमें रेनफॉल कितनी है, उसमें तो हमने देख लिया था कि 200 सेंटीमीटर से ऊपर है। इसमें ये है 70 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक। और इसमें वही पतझड़ है, तो गर्मी के मौसम में पत्ते गिर जाते हैं ये। तो अब इनको दो कैटेगरी में और डिवाइड किया गया। अवेलेबिलिटी ऑफ पानी, पानी की अवेलेबिलिटी, वाटर की अवेलेबिलिटी कि इसको दो, एक तो मोएस्ट, मोएस्ट होता नमी वाला, ड्राई मतलब सूखा, मोएस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, और दूसरा है ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। अगर तो 100 सेंटीमीटर से ऊपर, 100 से 200 के बीच में है, 200 से ज्यादा हो जाएगी तो एवरग्रीन रीजन में चले गए। तो 100 से 200 तो हम कहेंगे मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। ये भी काफी अच्छी बारिश होती है यहाँ पे। तो इसमें टीक, बैम्बू, साल, शीशम, हुरा, महुआ, आमला, सेमुल, संदलवुड, खैर, कुसुम, अर्जुन, उलबरी, ये पौधे हैं, ये सॉरी पेड़ हैं यहाँ पे। ठीक है, इसमें कुछ नाम हिंदी के भी होते हैं, उनको इंग्लिश में लिख लिया गया है। जैसे टीक, हम टीक को जानते हैं, बैम्बू ट्री, बांस को भी जानते हैं। फिर दूसरे आते हैं ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, जिसमें 70 सेंटीमीटर से लेके 100 सेंटीमीटर के बीच में ये बारिश होती है। तो ये क्या है, रेनियर पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू भी अब हमें पता ही है, पेनिनसुलर प्लेट्यू है जो साउथ इंडिया में, ये सारा पेनिनसुलर प्लेट्यू ही है। इसमें उस प्लेट्यू में वो पार्ट जिसमें बारिश होती हो, अदरवाइज बारिश कम होती है, वहां इससे भी कम होती है, पर जो बारिश वाला इलाका है वो उसमें। और दूसरा, बिहार और उत्तर प्रदेश की प्लेन्स, बिहार और उत्तर प्रदेश की प्लेन्स, वहां पे भी कंपैरेटिवली बारिश कम है। जहां पे कम है वहां की बात हो रही है। तो वहां पे ये पौधे, ये जंगल आते हैं। इसमें जहां पे, अब ऐसा तो होता नहीं कि ये एक जंगल है भी, ये मॉइस्ट डेसिडुअस पार्ट आ गया, ये ड्राई डेसिडुअस पार्ट हो गया। एक उसमें एक ट्रांजिशन जोन होती है।
तो जनरली क्या होता है, जिस पार्ट में ज्यादा बारिश होगी वहां मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट हो जाएंगे, जिसमें कम होती है वो लेस मतलब जो ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट हो जाएंगे, और उनके बिटवीन कॉम्बिनेशन होगा, दोनों का कॉम्बिनेशन आ जाता है। तो जब ड्राई रीजन में जाओगे वहां कांटेदार पौधे मिल जाएंगे आपको। ठीक, तो इसमें भी टीक, सौल, पीपल, नीम, तेंदू, पलास, अमलतास, बेल, खैर, एक्सलवुड, ये सारी जो है ना आपको याद रखनी है। आपको अगर किसी का ये लगता है कि मेरे को तो ये पता नहीं है, तो इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अमलतास क्या होता है नहीं पता तो नहीं पता है, पर कुछ तो पता ही है ना। पीपल का पता है, नीम का पता है, पर आप इनको याद करो। ठीक है। हाँ, इनके बारे में जनरल अवेयरनेस ये है कि आप जब अपने आसपास जाओ तो आपको पेड़ पौधों का पता हो। पर अब हम होते क्या है कि हम को आसपास के पेड़, कई कई स्टूडेंट ऐसे भी हैं वो जिनको ये नहीं पता गांव में जाएंगे कि ये कौन सी फसल उगाई हुई है। गेहूं है या चावल है, उनको नहीं पता है कौन से रीजन, क्योंकि वो अब अवेयरनेस निकल गई है। ठीक। अब इसमें जानवर कौन से आ गए, लायन, टाइगर, पिग, डियर एंड एलिफेंट, ये सारे आ गए। और इसमें लिजर्ड्स, स्नेक्स, टॉर्टोइस, और ये। ओके जी। ये अब एनडीए का एक एग्जामिनेशन है। एनडीए का एग्जाम जो आता है ना, एनडीए के एग्जाम में उन्होंने क्वालिफिकेशन में क्या मांगी है, 10+2। 10+2 के बाद बच्चा कितनी उम्र का होता है, मेरे ख्याल से उन्होंने मांगी भी 16 साल से लेके 18 या 19 साल तक के दे सकता है। तो उसके उसमें वो उसको क्या पढ़ा है अभी तक, उसने बेसिकली 10th ही पढ़ी है। तो उनके जब क्वेश्चन आते हैं ना, थोड़ा डेप्थ में वो पूछ के जाते हैं 10th तक। आपको नहीं इतनी डेप्थ पूछी जाती। ठीक है, आपको डेप्थ की बजाय जो ग्रेजुएशन के लेवल के एग्जाम है ना, उनमें वैरायटी ज्यादा होती है, वेरिएशंस ज्यादा होती हैं, डेप्थ कम होती है, ऊपर ऊपर से बहुत चीजें पढ़नी पड़ती हैं आपको। अच्छा जी, अब आपको ये क्वेश्चन आता है जी, इसको आप आपकी स्क्रीन पे है, एनडीए का ये क्वेश्चन है। आप इसको, मैं इसको जनरेट कर देता हूं कि आपने बताना है इसमें नेचुरल वेडी सॉरी नेचुरल वेजिटेशन विच कवर्स द मैक्सिमम जियोग्राफिकल एरिया ऑफ रीजन। अभी पढ़ा है, तो अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो साथ के साथ आपको याद भी होगा। कौन सा जंगल जो है सबसे ज्यादा बड़े विस्तृत, हिंदी में विस्तृत, वाइड स्प्रेड, इंग्लिश में कहेंगे वाइड स्प्रेड रीजन में फैला हुआ है। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट तो पढ़े भी नहीं है, माउंटेन फॉरेस्ट भी नहीं पढ़े हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन पढ़ लिए हैं, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट पढ़ लिए हैं। हाँ जी, एक ही स्टूडेंट आंसर कर रहा, आप नहीं कर रहे। हो गया आपका टाइम ही ओवर हो गया। हाँ जी, बाकी स्टूडेंट आके चले गए हैं, कौन कौन है कौन कौन नहीं, यहाँ तो शो कर रहे हैं। संदीप सिंह, परविंदर कौर, आशीष महाजन, कामनी सैनिक। तो कौन भाई, कौन कर रहा है। सर क्वेश्चन शो ही नहीं हो रहा, तो भाई आप कमेंट आपकी स्क्रीन चल नहीं रही, सेम स्क्रीन नहीं आ रही जो आपके। नहीं, ये यहाँ पे आ रहा है ना, यहाँ पे आ रहा है, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, नहीं आ रहा। नहीं, ये स्क्रीन आ रही है आपके पास, एनडीए वाली। तो यही तो क्वेश्चन है, और कौन सा क्वेश्चन है। और ये पहले ये स्क्रीन आ रही है आपके मोबाइल पे, ये वाली। फिर तो आना ट्रॉपिकल डेसिड। ओके ठीक है जी, करते हैं, कुछ करते हैं जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। 0 0 0।
कमेंट कर दिया करो भाई, कई बार ना या पता नहीं चलता, कुछ प्रॉब्लम आ गई, कैसे आ गया। परविंदर कौर, बैठे हो सारे आप, वेरी गुड। पहला क्वेश्चन एक नहीं आंसर दिया आपने, तो दिया ही नहीं। ऑडियो वीडियो, परमिंदर परविंदर दोनों, परमिंदर और परविंदर दोनों ऑनलाइन हैं। हाँ जी, अब स्क्रीन आ रही है आपके। हाँ जी, अब देखना। आ गई स्क्रीन? ओके। हाँ जी, अगर आपको आ रही है, यस सर, ओके जी। मैं फिर से पोल जनरेट कर देता हूँ। एक स्टूडेंट ने आंसर किया था, तो परविंदर ने आंसर किया था। यस सर, ओके। लो जी, आप क्वेश्चन का आंसर दे दो। आपका तो नहीं हुआ ना? चलो, आप वैसे आपको आते हैं ना सामने, वैसे दे दिया करो, आप मुंह मुंह से दे दिया करो। ठीक है। ये जो क्विज है ना, क्विज क्विज, या आपको जो ऑनलाइन क्वेश्चन हम मिलते हैं, आप ऐप पे मिलते हैं, एक्चुअल में जब वो करते हैं ना, उसमें जो 15 सेकंड का है ना टाइम, वो आपको इंस्टिगेट करता है, वो टेंशन क्रिएट करता है। भी 15 में आता हो, गलत भी कर देते हैं कई बार हम टेंशन में, तो वो प्रैक्टिस जरूरी है। अदरवाइज वो हम वैसे करते हैं ना, टिक करते हैं, आते तो हैं, पर एग्जाम में टाइम पीरियड भी होता है। हाँ जी, सातों के साथ ठीक करके एक कोई भला मानस है जिसने गलत किया है, कौन है पता नहीं। ओके जी, तो हमें ये पढ़ा ही है ना इसका। देखो, अब सेंस लो कि ये क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं। मतलब जो आपको ये जहां बोला जाता है भाई एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ लो, कहीं से भी कुछ क्वेश्चन उठ के आ जाएगा। अब ये दिखाया जा रहा है आपको कि भाई देखो, उन्होंने इसी में से क्वेश्चन पढ़ डाल दिया है। उसने जो, जब जनरल अवेयरनेस की बात होती है ना, तो जनरल अवेयरनेस का वो यही कहना चाहता है भाई इसने 10वीं तक की किताब अच्छे से पढ़ी है, सोशल साइंस की जो है ना बुक अच्छे से पढ़ी है। 22 का क्वेश्चन है ये। ओके जी, अब हम बात करते हैं थॉर्न फॉरेस्ट जो है, स्क्रब्स जो है। तो 70 सेंटीमीटर तक तो बारिश, 70 से ऊपर 200 तक तो ऊपर हो गए डेसिडुअस फॉरेस्ट, ये नाम याद रखना। और 70 से भी सेंटीमीटर से कम हो तो वो कांटेदार झाड़ियां या कांटेदार जंगल हैं, वो आ जाते हैं। इनको सेमी एरिड एरिया कहा जाता है। एरिड का मतलब होता है सूखा। जब आप राजस्थान में जाओगे ना, राजस्थान में एक ऐसी जगह भी है जहां पे रेत है, रेत, रेत के टीले हैं, रेत उड़ती है, उसके टिब्बे, बड़े बड़े टिब्बे हैं, यहां से उड़ी, हवा चली, वो टिब्बा अगले दिन कहीं और बन गया, सूखी। पर बहुत सा एरिया इतना रेत वाला एरिया नहीं है, उसको सेमी एरिड कहा जाता है। सेमी एरिड, एरिड का मतलब सूखा, ठीक। तो उसमें कुछ बारिश होती है, पर 70 सेंटीमीटर से कम होती है। इसमें रीजन कौन से आगे? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर उधर छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, और कुछ रीजन हरियाणा का, पंजाब का भी है, मतलब पर पंजाब में वो इतना ज्यादा रीजन नहीं, पंजाब का, हरियाणा का वो रीजन जो राजस्थान बॉर्डर की तरफ उस एरिया में चला गया, उसको सेमी एरिड कहा जाता है, सेमी एरिड। इसमें आपने याद रखना, अकेशिया, पाम्स, यूफोर्बियास, कैक्टेई, कैक्टस को बोलते हैं, बबूल, कीकर को बोलते हैं, बेर लगते हैं, खजूर लगती है, खजूर, पाम, खैर, नीम भी उग जाती है, खेजरी भी उग जाती है। ठीक है। अब इसको टुसोकी ग्रास, 2 मीटर तक की घास उगती है, झाड़ियों टाइप की होती है ये, जो सरकंडा बोला जाता है जिसको, सुना है आपने? नहीं, आप पहाड़ों पे से आए हो इसलिए, ये उस तरफ सरकंडे से होते हैं, ऊंची ऊंची ग्रास, 2-2 मीटर की ऊपर की ग्रास, घास टाइप हो जाती है। तो इनमें जो ज्यादातर लीफलेस होते हैं, पत्ते
बिल्कुल या तो नुकीले नुकीले से पत्ते होते हैं, या बारीक से पत्ते होते हैं, या पत्ते ज्यादातर साल में होते ही नहीं है, पत्ते होते ही नहीं है। यहाँ पे क्या मिलते हैं? रैट्स, माइस, रैबिट्स, फॉक्स, वॉल्फ, टाइगर, लॉयन, वाइल्ड एस, हॉर्सेस, कैमल। कल हमने एक थोड़ा सा पुष्कर पुष्कर तीर्थ के बारे में हमने बात की थी ना। तो पुष्कर तीर्थ कहाँ है? वो राजस्थान में है। राजस्थान में आप जाओगे तो ब्रह्मा जी का मंदिर है, वहां पे मोटे मोटे चूहे हैं, वहां पे बहुत सारे हजारों की तादाद में चूहे हैं। वहां उन चूहों को बर्फी का प्रसाद डाला जाता है, बर्फी लेके ना आज खरीद के वो लोग डालते हैं इस तरह से। तो ये तो छोटे छोटे जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं। अब इसमें देखें, एनडीए का ये क्वेश्चन है 22 में आया है। इसको अ पर्सन हु विजिटेड, इसको भी, हाँ जी जाग रहे हो ना जी आप सारे? मैं इसको कर देता हूं, आप क्वेश्चन रीड करके इसको करो, ठीक है? देखो, ए पर्सन हैड विजिटेड ए रीजन। क्वेश्चन कैसे कैसे आ रहे हैं? आप कहते हो कि हमें सेंस ही नहीं ना अगर है, तो हम डरते रहते हैं यार, पता नहीं कैसे कैसे क्वेश्चन आ गए हैं। तो ए पर्सन हैड विजिटेड ए रीजन इन इंडिया, भारत में कहीं पे विजिट करने गया। फाउंड ट्रीज, उसने कुछ पौधे देखे, पेड़ देखे, खैर का, नीम का, खजरी का, पलास का। अब आपको बताना है कि वो कहाँ पे विजिट कर रहा होगा। मालाबार कोस्ट में कर रहा होगा, गारो हिल्स में कर रहा होगा, सुंदरबन डेल्टा में कर रहा होगा, या फिर वो डेजर्ट रीजन में कर रहा होगा। हाँ जी, कहाँ चले गए जी? आप आंसर नहीं कर रहे, फिर से कोई प्रॉब्लम आ रही है? सर फिर से सेम स्क्रीन शो हो रही है, फिर से सेम स्क्रीन शो हो रही है। ये बार बार प्रॉब्लम क्यों आ रही है? भाई इसी एंड से प्रॉब्लम है। 8 स्टूडेंट, अब आपको शायद कनेक्ट हो गया। हाँ जी, अब पता लगा ये जो क्वेश्चन है कितने मुश्किल है, टफ है। ओके, अब स्क्रीन शो हो रही है जी आपको? पहले वाली शो हो रही है? चलो वेट कर लेते। ऑनलाइन किया था। हाँ जी, अब आपको स्क्रीन आ रही है फिर से? ओके जी, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, चलो ठीक है जी, फिर से कर देते हैं। लो जी, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है, तो आप इसको कर दो कि खैर है, नीम है, खजरी है, पलास है, ऐसे पौधे हैं, बताना है कौन से रीजन में घूम रहा है ये।
तो वेरी गुड जी, वेरी गुड। सिर्फ 2 बच्चे ही आंसर कर पा रहे हैं? 3 4। काम नहीं, हाँ जी सर। ओके। हाँ भाई, इतने स्टूडेंट हैं, गुरसीरत भी घूम रही है कहीं, राजन, संदीप सिंह, अमनप्रीत, आशीष महाजन। चलो, जैसी आपकी मर्जी है। ठीक है, आप इसको साथ के साथ ये आपको एक तो सेंस आ रही है ना कि आसान से क्वेश्चन है। आसान नहीं कहेंगे हम उसके लिए जिसने पढ़ा, जिसको पढ़ने की आदत हो, जिसको घूमने की आदत हो, वो अवेयर है। बस इतना बात समझो, ये आसान नहीं है क्वेश्चन कि हमें लगता है यार ये तो आसान से, नहीं आसान नहीं है। जिसको पढ़ने की आदत होगी ना वो ही। हाँ सर, डेजर्ट रीजन है ना। हाँ। ओके। अब आपकी स्क्रीन पे ये एक क्वेश्चन आया, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। ये सीएपीएफ का एग्जाम का क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अकेशिया ट्री इज आर करेक्ट। एक भी हो सकती है करेक्ट, दो भी मैं जनरेट कर देता हूं इसमें। तो आपने पढ़ना है और आंसर देना है। थॉर्नी लीव्स हैं, तीनों स्टेटमेंट्स। अच्छा, ये क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन जो है सीएपीएफ के एग्जाम में आया है। जनरली स्टेट लेवल के जितने क्वेश्चन पीसीएस वगैरह उनमें भी आ जाते हैं, यूपीएससी में इस तरह से क्वेश्चन है कि 3 स्टेटमेंट्स हैं और तीनों में बताना कि कितनी गलत है कितनी ठीक है उसके हिसाब से। ओके जी, इसका आंसर है डी। अब यहाँ पे नहीं पढ़ा तो उस पे हमने दिमाग भी नहीं लगाया, इसलिए आंसर मैक्सिमम ने जितने भी दिया इसने। इट हैज ए शैलो लॉन्ग शैलो रूट सिस्टम दैट इनेबल्स इट टू फाइंड मॉइस्चर। जो पौधे हैं जिसको कैक्टस कहेंगे उसकी रूट डीप जाती है, क्योंकि उनको उस इलाके में पानी लेने के लिए डीप सी अंदर से पानी लेके आना पड़ता है। तो उनकी रूट्स तो डीप होती हैं। एक। दूसरा, इट हैज थॉर्नी लीव्स टू प्रिवेंट वाटर लॉस। पानी का जो लॉस है उसको रोकने के लिए पत्ते भी जो है ना वो होते हैं। इट हैज वाइड क्राउन सो द फॉलिएज कैन एब्जॉर्ब द मैक्सिमम लाइट। ऊपर से आपने कभी इन पौधों को देखा है? जो कीकर वगैरह के पौधे होते हैं, नीचे से तो ऐसे, नीचे से तो ऐसे पतले से हैं पर ऊपर से ऐसे फैले से होते हैं, फॉलिएज बड़ा होता है। ठीक, ओके। अच्छा जी, फिर अब मैक्सिमम ने, मेरे ख्याल से किसी ने भी राइट आंसर नहीं किया। एक मैं बता देता हूं, ये साइंस में से क्वेश्चन है। साइंस में एक चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा अडेप्टेशन। अडेप्टेशन पर ये जो क्वेश्चन है अकेशिया ट्री का जो क्वेश्चन है, आप ऐसा नहीं है कि आपको साइंस के लिए इंडिविजुअल क्वेश्चंस बनते हैं या इसके लिए, आपस में ये सारा कुछ रिलेटेड ही है। ठीक है, रिलेटेड ही है। कॉमन सेंस के साथ आप चलोगे, आप बहुत से क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। अब आ जाता है जी पहाड़ों के पौधे। हो सकता है आपको इसमें अच्छे से पता हो क्या क्या है। हाँ भी, हिमाचल वालों को पता है ना? इधर तो नहीं, हिमाचल का कोई स्टूडेंट ऑनलाइन बैठा है? हाँ जी, कोई है हिमाचल का स्टूडेंट ऑनलाइन? ओके। माउंटेन्स के ऊपर जो पौधे हैं उनको मोन्टेन, जंगल है उनको मोन्टेन फॉरेस्ट बोला जाता है। ठीक। और इसमें नेचुरल फोर्टेशन सेम एज फ्रॉम ट्रॉपिकल एंड टुंड्रा रीजन। इनका ट्रॉपिकल तो आप समझ गए हो। हाँ जी, ट्रॉपिकल रीजन कौन सा होता है? ट्रॉपिकल रीजन होता है जो
जो इंडिया का ना गर्म है ना सर्द है, ना इसमें इक्वेटर का आता है ना इधर का, तो बीच बिचाले का है। ठीक है, थोड़ा सा गर्म वार्म कहेंगे। टुंड्रा रीजन होता है ठंडा, जो ऊपर ठंडे इलाके हैं। तो पहाड़ों के ऊपर दोनों तरह के पौधे मिलते हैं, ट्रॉपिकल और टुंड्रा रीजन वाले। ठीक है, क्योंकि पहाड़ों पे ठंड है ना, तो वहां पे दोनों तरह के जो मिलेंगे रीजन्स। तो इसको अब दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो नॉर्दर्न नॉर्दर्न आप ऊपर लाहौल स्पीति की तरफ चले जाओ। सदरन वो आप इधर आ जाओ, छोटे शिवालिक की तरह बीच में आ जाओ, शिवालिक पहाड़ियों की तरफ आ जाओ, और बीच में मिक्स सा लगा लो आप। तो नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट जो है ना, वो वेट टेम्परेट फॉरेस्ट है। टेम्परेट का भी मतलब यही होता है, वेट टेम्परेट, जिसका टेम्परेचर वार्म सा रीजन हो, जो वार्म टेम्परेट वार्म सा जो हो। तो बिटवीन ए हाइट ऑफ 1000 to 2000 मीटर, तो ये कहां पे आप कहोगे इसको? 1000 कसौली से ऊपर चले जाओ आप शिमला की तरफ, वो वाला रीजन। ठीक है, और एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्रीज हैं वहां पे। एवरग्रीन बड़े बड़े पत्तों वाले पौधे होंगे, जैसे ओक, चेस्टनट्स। फिर टेम्परेट फॉरेस्ट हैं, जिनकी जो हाइट है वो 1500 से 3000। आप थोड़ा सा और ऊपर चले गए, ठीक है, और ऊपर चले गए तो वहां कॉनिफरस ट्री है, जैसे पाइन, दियोदार, फर, सिल्वर फर, स्प्रूस, सीदार, केदार। ठीक। अब सदर्न स्लोप्स पे आ जाओ। सदर्न स्लोप्स ऑफ हिमालय, places having high altitude in southern north and सदर्न स्लोप्स, हिमालय की ना दो स्लोप्स हैं। एक स्लोप वो है जो चाइना की तरफ है, एक स्लोप चाइना की तरफ है। चाइना की तरफ से तो ठंडी हवा, कोई मानसून कुछ नहीं आना है, ठंडी हवा को रोक दिया है उसने। तो जो उस स्लोप की तरफ है ना, चाइना की तरफ की स्लोप, वहां पे वनस्पति वेजिटेशन नहीं है, या ना है, या कम है। जो स्लोप इंडिया की तरफ से है, टच करती है, जिसको सदर्न स्लोप कहते हैं, वहां पे बारिश होती है। ठीक है, वहां पे बारिश होती है। तो एक तो सदर्न स्लोप ऑफ हिमालय, इसका मतलब हिमालय की जो चाइना की तरफ वाली स्लोप है उसको नहीं ले रहे हम। फिर प्लेसेस हैविंग हाई अल्टीट्यूड इन सदर्न, तो इधर की स्लोप में भी हाई अल्टीट्यूड 1000 मीटर या 1500 मीटर से ऊपर की बातें कर रहे हैं। एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये पौधे मिलेंगे। वहां पे एवरग्रीन फॉरेस्ट भी आ गए, डेसिडियस फॉरेस्ट भी आ गए, और मोंटेन फॉरेस्ट भी आ गए। तो वहां पे आदिवासी जंगल, झूम कल्टीवेशन कहाँ होती है? नॉर्थ ईस्ट में। झूम को तो समझ गए ना अब। स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन इंडिया में कहाँ है? वहां पे। तो अब हमें अंदाजा भी हो रहा है कि वहां तीनों तरह के फॉरेस्ट मिल जाते हैं। बहुत बारिश वाले भी फॉरेस्ट हैं, डेसिडियस भी मिल गए, और वहां पे माउंटेन भी मिल गए। अब टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऊपर कौन रहते हैं? एक लोग हैं जिनको गद्दी लोग कहा जाता है। उनका पेशा क्या है? वो भेड़ें पालते हैं, पशुपालन, मतलब ऊन का उनका काम आता है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वहां पे ग्रास लैंड्स हैं, ग्रास, ऊंचे पहाड़ों पे अगर चले गए आप और हायर एलिवेशन पे, तो वहां ग्रास लैंड्स हैं। उनका एल्टीट्यूड 3600 मीटर से भी ऊपर चला गया है। अब तो शायद मेरे ख्याल से कनेक्टिविटी सर्दियों में गर्मियों में एक जैसी होगी। अदरवाइज क्या होता था कि वो सर्दियों में नीचे की तरफ आ जाते थे, गर्मियों में ऊपर की तरफ चले जाते थे। ऐसा ही है ना? ठीक है, तो वहां पे अब उसमें सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन, बिर्चेस ये आ गए। ओके, जैसे जैसे आप ऊपर और जाओगे, स्नो लाइन को टच, जहां पे स्नो लाइन टच होनी शुरू हो जाएगी, वहां पे वनस्पति खत्म हो जाती है वहां पे। पर ऐसा नहीं है कि एकदम से,
पहले बड़े पेड़ नजर आने शुरू होंगे, फिर घास के मैदान, घास के मैदानों के बाद आपको सूखा सा इलाका मतलब पथरीला इलाका, और उसके बाद बर्फ ही बर्फ आपको नजर आती है। तो इसमें बाद में मतलब ऐसे आराम से मतलब घास के मैदान, झाड़ियां छोटी, इस तरह से आगे चला जाता है। तो वहां पे बकरवाल, गुज्जर्स, नोमैडिक ट्राइब्स होते हैं। नोमैडिक को हिंदी में बोलेंगे कि घूमने वाले, घूम जो एक प्लेस पे नहीं रहते, घूमते हैं, वो वाले लोग। हायर एल्टीट्यूड्स मॉसेज एंड लिचेंस फॉर्म पार्ट ऑफ टुंड्रा वेजिटेशन। टुंड्रा वेजिटेशन समझ गए, जो बिल्कुल ठंडे इलाकों में, जो जैसे साइबेरिया उस तरफ की जो वेजिटेशन है, वो बर्फ ही बर्फ है ना, उनमें जैसी वेजिटेशन, या उनके बाद रशिया में जैसी वेजिटेशन है, इस तरह से। तो इनमें कश्मीर स्टैग, जैसे एक हिरन का टाइप है, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड शीप, जैक रैबिट, तिब्बतन एंटीलोप, यॉक, स्नो लेपर्ड, स्क्विल्स, शैगी हॉर्न, वाइल्ड एबेक्स, बियर, रेयर हैंड, रेड पांडा, शीप, गोट्स विद थिक हेयर। लास्ट ईयर इसको स्नो लेपर्ड्स को बचाने के लिए हिमाचल गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई थी स्नो लेपर्ड्स के लिए फॉरेस्ट में, कि इसका शिकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो वो क्वेश्चन अब हिमाचल में आया, तो हिमाचल की पॉलिसी थी, वो लास्ट क्वेश्चन जो पंजाब के एग्जाम्स में टच किया गया। ठीक है, तो इस तरह से ऐसा नहीं है कि पंजाब के एग्जाम है तो आपको हिमाचल का क्वेश्चन नहीं, जो पॉलिसी है, खास करके जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई पॉलिसी है, या इन्वायरमेंट को मेंटेन, क्लाइमेट के रिलेटेड है ना, वो इंडिया में कहीं भी हो, कोई अच्छा काम हो रहा है, उसको कहीं पे भी एग्जाम में आ सकता है, इसलिए इन चीजों का ध्यान रखो। सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट, अब इसकी बात करें, वेस्टर्न घाट पे आ गए, मुंबई, मुंबई से चलते हुए गोवा उस तरफ, मतलब वो तो कोस्टल एरिया है, उनके साथ जो घाट लगता आ रहा है, विंध्या, नीलगिरी पर्वत, सतपुरा, मैकाल रेंजेस, ये हमने देख ली हैं, मैंने इसीलिए पहले दिखाया कि बार बार हम मैप में नहीं जा रहे, अब आपके माइंड में आनी चाहिए। सो ये ट्रॉपिक्स एंड ओनली 1500 मीटर अबव द सी लेवल, वेजिटेशन टेम्परेट, गर्म मौसम है थोड़ा सा, हायर रीजन में, सब ट्रॉपिकल ऑन लोअर रीजन वेस्टर्न घाट। तो केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, तो यहाँ पे अब सब ट्रॉपिकल रीजन जो केरला की तरफ चले गए हैं, तमिलनाडु, कर्नाटका। तो टेम्परेट फॉरेस्ट जो हैं, जो टेम्परेट फॉरेस्ट हिमालय पे थे, वही फॉरेस्ट अब वहां पे, अगर आप केरला की साइड जाओगे, वहां पे भी घने जंगल हैं, घने जंगल। वो इलाका वार्म है, थोड़ा वार्म, तो 1500 मीटर पे वहां पे भी आएगा। तो उनको नीलगिरी में शोलास, टेम्परेट फॉरेस्ट को कहा जाता है, अन्नामलाई पलानी हिल्स में शोलास, मंगोलिया लॉरेल, चिंचोना, वेटल, ये कुछ वहां के पौधों की जो है। हाँ जी, अब आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन तो आ रहा है, विच वन ऑफ दी, ओके जी, ये क्वेश्चन मैं पोल जनरेट कर देता हूं, इसको आंसर करें आपके। ठीक है, मैंने पहले ही देख लिया कि आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन वेजिटेशन स्पीसीज इज फाउंड बिटवीन, ये, हाँ जी, इसको देखो, ये क्वेश्चन आया, एनडीए का है। एनडीए के क्वेश्चंस को हम थोड़ा डीप में मान के चलते हैं, पर होता 10th लेवल का ही है, ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से कहीं पे आ रहा है। तो कितने आंसर कर पा रहे हैं जी? एक सॉल दियो द चील, आधों ने 50% ने ठीक कर दिया, 50% ने गलत कर दिया। हाँ जी, आपने ठीक कर दिया, आ ही नहीं रहा, आपका मोबाइल नहीं चल रहा। ओके चलो ठीक है, जो ऐप पे स्टूडेंट है आप प्लीज उसको।
तो इसमें अब इसको क्वेश्चन से ही आप समझो, क्वेश्चन से ये समझो कि हम जो पढ़ते पढ़ते ना छोड़ देते हैं कि ये पौधे हैं, पेड़ों के नाम है, उनको नहीं, उन्हीं पे क्वेश्चन आ रहा है। अब ये सेंस तो हो रही है ना कि जो क्वेश्चन आएंगे उनमें हमने जब एनसीईआरटी पढ़नी है या कोई भी यही आपको मिलेगी, आपको ये भी आपने पढ़ना है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, उन्हीं पे क्वेश्चन आ रहे हैं। अदरवाइज हमें ये आइडिया ही नहीं रहता क्या पढ़े क्या छोड़े, किस पे क्वेश्चन आएगा किस पे क्वेश्चन नहीं आएगा, तो ये ध्यान से नहीं रहता। मैनग्रोव फॉरेस्ट आगे, स्वैम्प का मतलब होता है दल दल की जमीन, लिटरल एंड स्वैम्प का मतलब जहां दल दल पानी नमी वाली जमीन, दल दल, दल दल में गिर जाओ तो क्या करना पड़ता है, हाँ गिर दल दल में फंस जाओ क्या करोगे, किसी को बुलाओगे ठीक है, आप क्या करोगे, आंधी कौन है जी ये, हैंड शेक कौन, दलदल में गिर जाओ, लाइफ का कॉन्सेप्ट है, दलदल में गिर जाओ क्या करोगे, अपने आप कुछ नहीं करोगे, हाथ पैरे मारे, दलदल में जब फंस जाते हैं ना, आप जितना हाथ पैर चलाओगे उतना धंसते चले जाओगे, मतलब जो 5 मिनट में आप मरने वाले थे वो 2 मिनट में मर जाओगे। ठीक है, तो उसमें जब आप दलदल में गिर जाते हो, तो अगर आप ऐसे सीधे खड़े हो तो आप जल्दी गिर जाओगे, अंदर चले जाते हो। अगर आप ऐसे लेट गए तो लेटने पे आपका जो एरिया है, सरफेस एरिया जो उसके ऊपर बढ़ गया, फिर वो उतना नहीं, तब तक आप लेटे रहो, वेट करते रहो जब तक कोई आसपास गुजर आ नहीं रहा है, आएगा वो कुछ आपको बाहर से कोई डंडा कुछ कुछ ना पकड़ाएगा फिर निकलेगा। सेम पोजीशन आपकी लाइफ में है, कभी ऐसी कंडीशंस आपको लाइफ, अभी तो आपकी बड़ी एज कम है, लाइफ में ऐसी कंडीशंस आती हैं जिसको दल दल का कंडीशन कहते हैं। आप जितना हाथ पैर मारते हो उतने उसमें कंडीशन और जो है बुरी होती चली जाती है, सिवियर होती चली जाती है। तो उसमें क्या करते हैं, सेम कॉन्सेप्ट आप यूज करोगे कि उस वक्त फिर आप हाथ पैर मारना बंद कर दोगे। ठीक है, अब आप तो निकल नहीं सकते, नहीं ना निकल सकते, दलदल में खुद से नहीं निकला जा सकता, तो आप लेट जाते हो, तो लेट जाने का मतलब आप सरेंडर कर देते हो कि यार अब मेरे से नहीं होने वाला, फिर आसपास से कोई हेल्प है उसको आप देखते हो कि आसपास कोई हेल्प से आपको बाहर निकाले। समझ लगी। ये लाइफ में भी जब कभी दलदलें आती हैं, जब आप आओगे ना अगली लाइफ में जाओगे, तो वहां पे ऐसे बहुत से सर्कमस्टांसेस आते हैं लाइफ में जहां से कि हमारी, अगर हम कुछ करेंगे तो और हम अपनी सिचुएशन को वर्स कर लेंगे, इसलिए वहां पे क्या किया जाता है कि कुछ नहीं किया जाता ठीक है, ठीक, जैसे आपके पापा डांट रहे हों तो आप कुछ कर सकते हो, नहीं, वहां कुछ नहीं किया, आप अगर कुछ कुछ जवाब दे दोगे तो सिचुएशन और खराब होने वाली है इसलिए वहां पे क्या होता है, तो इधर से सुना इधर से निकल रहा है, नीचे को मुंह कर लिया है, ठीक है जी चलो चल रहा है, ओके जी। कोस्ट को, अच्छा कोस्ट एरियाज में होता है ये, जहां पे टाइड्स आती हैं, टाइड्स हमने पढ़ लिया ना कॉन्सेप्ट, टाइड्स क्या है, ज्वार भाटा, पानी समुद्र का ऊपर उठ के, तो वो जब आया तो पानी 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 हो गया, वो जब गया तो पीछे नमी वाली जमीन छोड़ गया, दलदल छोड़ गया, तो वहां पे ये आता है। तो डेंस मैनग्रूव से जो उसकी जो जड़ें हैं ना वो नीचे, पानी के नीचे रहती हैं। ठीक है, तो पानी के नीचे रहती हैं, उसमें कुछ इस तरह से आ जाता है कि जब पानी है, ये मान लो पानी का लेवल है, तो उसके नीचे पेड़ ऊपर है, तो यहाँ पे इसकी जड़ें हैं, इस तरह से जड़ें आ गई, और जब पानी निकल जाता तो आपको नजर आती हैं जड़ें ऊपर उठी हुई, उसमें नजर आती हैं। ठीक, तो इसमें कहाँ पे है, गंगा नदी का डेल्टा, सुंदरबन इलाका, वेस्ट बंगाल, महानदी, कृष्णा नदी, गोदावरी, कावेरी, ये सारी की सारी कहाँ गिर रही हैं, वे ऑफ बंगाल में, इन ये डेल्टा बना रही हैं, तो डेल्टाज पे ही ये मिलते हैं।
गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, उसमें जनरली वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश का रीजन आ जाता है। सुंदरी ट्री, तो वहां पे सुंदरी ट्री मिलता है, ड्यूरेबल हार्ड टिम्बर, ऐसी टिम्बर जो बहुत साल चलने वाली लकड़ी है। पाम, कोकोनट, क्योरा, अगर, वहां पे रॉयल बंगाल टाइगर भी मिलता है। बंगाल टाइगर, तो जब एक प्लेयर था हमारा बंगाल से, इंडिया टीम का कैप्टन था सौरव गांगुली, तो उसको क्या कहा जाता था, बंगाल टाइगर। तो वहां पे मिलते हैं, ये ध्यान रखना। कछुए मिलते हैं, क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल है, स्नेक्स, देखे हैं कभी घड़ियाल, देखा आपने? नहीं देखा भाई आप। ये चीजें ना आपको आजकल हम चलो यूट्यूब या नेट से मिलती हैं। आप कभी चिड़ियाघर जाओ, यहाँ पे चंडीगढ़ वाले साथ में, या 10 किलोमीटर पे, वहां पे घड़ियाल मिलेंगे, नजर नहीं आए? जू है, छतबीड़ जू है। आप कभी जब मौसम ठीक हो ना, मतलब बरसात वाला मौसम हो, किसी दिन सैटरडे को, तो बरसात वाले मौसम में जाओ और वहां पे फिर जानवर बाहर मिलते हैं, अच्छे से आप देख पाते हो। देखो उनको, देखो कैसे कैसे जानवर हैं, ठीक है, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आता। तो वेटलैंड हैबिटेट्स, जो मतलब नमी वाली जमीनों की जितनी वेराइटीज हैं वो सारी यहाँ पे मिल जाती हैं। पर अब इंसान है, इंसान ने क्या किया, उस एरिया को, क्योंकि नमी, पैडी मतलब चावल उगाने के लिए, राइस की कल्टीवेशन के लिए यूज करता है, क्योंकि सारा साल पानी मिलता है, मिट्टी आती रहती है, उसके लिए यूज कर लेता है। टोटल वेटलैंड 3.9 मिलियन हेक्टेयर है। दो साइट्स, चिलिका लेक एंड क्योलाडियो नेशनल पार्क भरतपुर, ये वाटरफाउल हैबिटेट्स के लिए रिजर्व कर दिए गए हैं, कि यहाँ पे जितनी भी वेजिटेशन या प्लांट्स और दूसरे एनिमल्स हैं, प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो इनको रामसर कन्वेंशन के अंडर रखा गया है। एज इंटरनेशनल एक एग्रीमेंट है यूनाइटेड नेशन के लिए। यूनाइटेड नेशन अब इंडियन मतलब कि जो अब फ्लोरा एंड फौना, पता है इंसान की आदत क्या है? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज का इंसान समझदार है। जो पुराने आदिवासी या जो हमारे पुरखे चले थे ना, उनमें ये सेंस नहीं थी। वो इतनी स्पीसीज इंसानों ने खत्म कर दी। डायनासोर तो पता नहीं कैसे खत्म हुआ, पर उसके अलावा इतने बड़े बड़े एलिफेंट्स, बड़े एलिफेंट टाइप जो जानवर थे, इन्होंने खत्म कर दिए। वो स्पीसीज की स्पीसीज ही खत्म हो गई हैं। वो सिर्फ अब लोगों को इसलिए पता चला, जब साइंस उनमें अवशेष निकलते हैं तो उनको पता, अच्छा ये भी थे, वो इंसानों ने खत्म किए। ठीक है, वो आइलैंड बचे सिर्फ, जहां पे जो अनटच्ड थे ना, वहां पे इंसान नहीं पहुंचा। वहां पे जो फ्लोरा एंड फौना है, वो है जो नेचुरली है, जो सदियों से आती जा रही है। ठीक, एक वो छोटे छोटे से होते हैं बर्फ में, पेंगुइन, वो बचे हुए हैं। उनके ऊपर इंटरनेशनल बैन है कि इनको टच नहीं करना है किसी ने, क्योंकि वो बर्फ में रहते हैं। अगर इंसान का बस चलता तो इंसान ने उसका मीट बना के खा जाना था। सप्लाई कर करके खा जाना था। ये गैंडे इसलिए बचे हैं, उनका सींग काट 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 देते थे, तो सींग के लिए वो मारे जाते थे गैंडे। वो वो लेपर्ड, मैंने व्हाइट लेपर्ड तो बता ही दिया कि जो यहाँ पे तेंदुए जिसको बोला जाता है, वो। इसके अलावा एलिफेंट्स, जो वहां पे एलिफेंट की जो ना दांत के लिए उसका शिकार होता है, अफ्रीका में उसका इतना शिकार हुआ, इतना शिकार हुआ कि वहां पे ऐसे एलिफेंट पैदा होने शुरू हो गए जिनके दांत ही नहीं निकलते। पता है कितने? सिर्फ 20-30 सालों में इतने। क्योंकि वहां पे ऐसा होता है कि जिसके दांत निकले उसको मार दिया जाएगा। जब वो मार दिया गया तो उसकी अगली जनरेशन कहां से आएगी? तो वो एलिफेंट ही रहे, सरवाइव किए, जिनके दांत नहीं थे। तो उनकी अगली जनरेशन में, मतलब जेनेटिकली इस तरह से चला, अगली जनरेशन ऐसी आई जिनके दांत निकलने कम थे। ठीक है, फिर अब जो यूएनओ ने, मतलब अब इनको थोड़ी सी अकल आई है कि भाई जो कुदरत ने हमें दिया है,
वी आर, अभी तक क्या कहा जाता, हम क्या समझते थे कि वी आर सुप्रीम, हम जो है सबसे ऊपर हैं, जो पेड़ पौधे से। अब हमें ये पता लगने लगा वी आर वन पार्ट ऑफ दैट, हम उसमें एक पार्ट है। इकोसिस्टम को अगर हम डिस्टर्ब कर रहे हैं तो हम अपनी फ्यूचर जनरेशंस को डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये भी पता हो कि नेक्स्ट जब भी कभी वर्ल्ड वॉर लगेगी उसका मेन रीजन होगा पीने का पानी, क्योंकि यहाँ पे हमें अभी पीने का पानी मिलता है, हम उसको गंदा करते जा रहे हैं, और जिसमें आज जो डिटर्जेंट भी यूज कर रहे हैं ना, वो ऐसा पानी हो जाता है जिसको आप दोबारा से प्यूरिफाई नेचुरल तरीके से नहीं होता वो। ठीक, चलो अब आगे आगे कुछ ना कुछ तो करते जा रहे हैं ये। तो जो कंट्री की वेटलैंड्स हैं उनको 8 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, और ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी 10th तक की नॉलेज में है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ग्रेजुएशन लेवल का कुछ पढ़ा रहा हूं, उन्हीं में से पढ़ा रहे हैं। द रेजर्वायर ऑफ डेक्कन प्लेट्यू साउथ में समझ गए हम, विद लेगून्स एंड अदर वेटलैंड्स साउथ वेस्टर्न कोस्ट, ये यहाँ के आगे। फिर सेलीन एक्सपेंस राजस्थान, गुजरात, गल्फ ऑफ कच्छ। सेलीन एक्सपेंस होता है जहां पे सॉल्ट मिलता है, समुद्र के किनारे पे। गांधी जी ने दांडी मार्च किया था ना, समुद्र के किनारे पे गए थे वो नमक के लिए। फिर फ्रेश वाटर लेक्स हैं, रेजर्वायर फ्रॉम गुजरात ईस्टवर्ड थ्रू राजस्थान, क्योलाडियो नेशनल पार्क एंड मध्य प्रदेश, इसमें डिवाइड कर दिया, ये 3 हो गए। डेल्टा वेटलैंड से चिलिका लेक अभी पढ़ा हमने। फ्रेश वेट वाटर मार्शेस ऑफ गंगेटिक प्लेन्स, गंगा के मैदान में जो ताजे पानी की, मतलब मार्शेस का मतलब दलदले हैं वो। फ्लड प्लेन्स ऑफ द ब्रह्मपुत्र मार्शेस, ब्रह्मपुत्र का जो रीजन है वहां पे। लेक्स एंड रिवर्स ऑफ माउंटेन रीजन से, कश्मीर लद्दाख, कश्मीर और लद्दाख के रीजन में चले गए ये, वहां पे भी जो लेक्स और रिवर्स है। एंड मैनग्रोव फॉरेस्ट एंड अदर वेटलैंड्स एर्क्स आर अंडमान निकोबार में 8 तरीके से कर दिया है। मैनग्रोव, मैनग्रोव जो है वो दलदली है, कोस्टल इलाकों में है, ये हम पढ़ते आ रहे हैं। उनमें नमक नमक है ना, मतलब थोड़ा सा कोस्टल एरिया पे नमक, तो जो पौधे हैं वो सॉल्ट टॉलरेंट हैं, मतलब जो नमक में भी उग जाते हैं। तो ये क्रिस क्रॉस्ड बाय क्रीक्स ऑफ स्टैग्नेंट वाटर, खड़े पानी में, टाइडल फ्लो में ये सारे उगते हैं। और लगभग 6740 स्क्वायर मीटर में ये एरिया है। और वर्ल्ड का जितना भी मैनग्रोव फॉरेस्ट है उसका 7% यहाँ पे इंडिया में है। तो इंडिया में जो मशहूर है अंडमान निकोबार आइलैंड और सुंदरबन, सुंदरबन वहां पे आ गया। फिर महानदी, गोदावरी, कृष्णा डेल्टा, ये हमने पढ़ लिए हैं कि इनके नदियों के हैं। तो इनमें अब इंक्रोचमेंट हो रही है, तो एक इंक्रोचमेंट तो हमने देखी ली ना कि वो वहां पे उनका लगता है तो वो चावल उगाना शुरू कर देते हैं। पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी, उत्तर प्रदेश जो है उसमें जहां पे भी मतलब जंगल थे काट के खेती बाड़ी में यूटिलाइज शुरू कर दी है। पहाड़ों पे भी अब क्या होने लग गया है कि टूरिस्ट स्पॉट के लिए अब उन्होंने भी जंगल जंगल काट देते हैं, तो फिर हर साल उत्तराखंड में कुछ आ जाता है, पिछली बार हिमाचल में कुछ लैंडस्लाइड्स हो गई हैं। तो चलो वो एक तो लैंड क्लैमिटीज हैं भी आती ही आती हैं, अवॉइड नहीं कर सकते। तो पर उनमें एक अब मेजर रीजन जो हमारा अपना योगदान भी हो गया है, ठीक है, हमारा अपना योगदान भी हो गया है उसमें। वाइल्ड लाइफ, जंगली लाइफ, लगभग 90,000 90,000 एनिमल स्पीसीज हैं, 90,000। 2,000 स्पीसीज बर्ड्स की हैं, जो आप कह सकते हो कि वर्ल्ड की जितनी टोटल स्पीसीज हैं उनका 13%। तो इसका कितनी स्पीसीज होंगी वर्ल्ड में, और हमने कितनी देखी हैं? एक
ये जब से टावर लगे हैं ना, अब वो एक चिड़ी कहते हैं, चिड़िया होती थी स्पैरो, वो नहीं होती यहाँ पे। वो अब उन इलाकों में है जहाँ पे टावर्स नहीं है। ठीक है, तो वो इनकी जो रेज के कारण वो यहाँ से चली गई या खत्म हो गई हैं, जो वो चली गई हैं। ठीक है, तो अब अगर आप अनटच्ड अभी भी, मतलब ऐसे एरिया जो अनटच्ड हैं कंपैरेटिवली, वहां पे जाओगे तो आपको बड़े नए नए तरह के पक्षी नजर आते हैं। ठीक, और आज की डेट में अगर आप पक्षी देखना चाहते हो तो चंडीगढ़ में लेक की तरफ जाओगे तो वहां पे बर्ड सेंचुरी बनाई गई है एक, आप जाओ वहां पे। वहां बहुत सारे, मतलब लेक लेक पे चले जाओ, लेक से साथ ही है। ठीक, तो आप जाओगे तो वहां पक्षी मिलेंगे आपको, वो कवर्ड किया हुआ उन्होंने, पक्षी ही पक्षी हैं, तो आप उनको देखोगे। फिर 2556 स्पीसीज फिश की हैं, मछली की, जो वर्ल्ड के 12% स्टॉक का 12% है वर्ल्ड लेवल के। जो 5 to 8% वर्ल्ड एम्फीबियन रेप्टाइल मैमल, रेंगने वाले जो या मैमल्स हैं दूसरे, वो सारे आ गए। 200 हमारे पास 2000 के करीब आयुर्वेदिक प्लांट्स हैं, तो जिनको हम कम से कम 500 को यूज करते हैं रेगुलर। मेडिसिनल प्लांट, कौन सा मेडिसिनल प्लांट आप हर रोज यूज करते हो? है कोई आइडिया? हाँ जी, आपकी मम्मी सब्जी में हल्दी डालती है, वो मेडिसिनल प्लांट है। मसाले, ये मेडिसिनल प्लांट हैं। ठीक है, तो कुछ ये 2000 में 500 जो है हमारी रेगुलर यूज में है। अमेरिका में इसके ऊपर पेटेंट होना था कि हल्दी पे पेटेंट हो जाता तो अभी आप हल्दी अपने बाग में, बगीचे में लगा लेते हैं ना, लोग लगा लेते हैं, वो लगा नहीं सकते थे। फिर इंडिया ने उसका विरोध किया कि ये तो हमारे कल्चर में ही है कि हम उगाते हैं इनको। 352 मेडिसिनल प्लांट्स जो हैं वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन से रेड रेड रीजन में चले गए हैं, कि उनमें से बचाना है उनको। 352 में, उनमें से 52 तो क्रिटिकली थ्रेटन्ड है कि ये खत्म होने वाले हैं, और 49 इंडेंजर्ड जोन में है। अब जो कौन कौन से हैं देखो, यहाँ पे सर्पगंधा। अब इतनी मतलब मेडिसिन के जो है, ब्लड प्रेशर के लिए ये सिर्फ भारत में पाई जाती है, पर भारत में ब्लड प्रेशर भी अब बहुत ज्यादा होने लग गया है। जामुन है, ठीक, विनेगर बनाने के लिए जो इसका सिरका कहते हैं ना, जामुन का सिरका, तो वो हमारे डाइजेस्टिव उसके लिए। फिर उसका पाउडर बनाया जाता है, उसके बीज का, जामुन के बीज का पाउडर, जो डायबिटीज के लिए है। तो अभी मतलब रिसेंट में, मतलब कुछ 10-15 ईयर्स में, तो एक आचार्य बालकृष्ण है स्वामी रामदेव के साथ, स्वामी रामदेव के साथ एक आचार्य बालकृष्ण है, और आचार्य बालकृष्ण ने इसके ऊपर बड़ी रिसर्च की है, लगभग हर पौधे को देख के बताया कि ये कैसे मेडिसिनल इफेक्ट है इसका। ठीक, तो उससे एक फायदा ये हुआ है, मतलब कि अब जो हमारी पिछली नॉलेज थी, जिसको हम कहते हैं ना, कि हम कहते जो सदियों से चली आ रही थी, जिसको हम कहते थे कि यार ये तो ऐसी है, बना लिया कोई, पर अब उसको एक साइंटिफिकली ग्राउंड पे टेस्ट किया गया, उसका डॉक्यूमेंटेशन की गई, और वर्ल्ड लेवल पे, जिसको आजकल हम ये भी कहते हैं ना सप्लीमेंट मिलते हैं। सप्लीमेंट का बात ही ये है कि वो सप्लीमेंट लगभग इन्हीं मेडिसिन से, पेड़ पौधों से बनाए जाते हैं। अर्जुन की शाल, ये भी ब्लड प्रेशर के लिए फ्रेश जूस। बबूल आंखों के लिए। और गम टॉनिक, पुराने टाइम में किक्कर की दातुन दातुन की जाती थी, गम टॉनिक है। नीम एंटीबायोटिक है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है। पुराने टाइम में, मतलब नीम के पत्ते जो थे, आप जो गेहूं खरीदते हो, कण खरीदते हो, तो आपको पता है उसमें कण के ड्रम में नीम के पत्ते डाल दिए जाते थे पहले, पर आजकल वो गोलियां सी आ गई हैं, वो डालनी शुरू कर दी हैं। तो पहले पुराने टाइम में
एंटीबायोटिक एंटीबैक्टीरियल, पानी को उबाल के नहाया जाता था। मतलब नीम को डाल के कोई डिजीज हो जाती थी, स्किन डिजीज है तो वो पानी में को उबाल के उसमें ना नीम के पत्ते डाल के फिर उससे नहाते थे। तुलसी है, कफ एंड क्योर, तुलसी लगभग हर घर में लगी होती है। ठीक। कचनार है, क्योर अस्थमा अल्सर्स, ये बर्ड्स रूट्स डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स के लिए। तो ये आयुर्वेद से रिलेटेड जो है ना, आप थोड़ी सी आयुर्वेद और योग से रिलेटेड अगर आपको कहीं मिलता आप उसको पढ़ो। रीजन क्या है कि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं ना नरेंद्र मोदी, उनका एक स्पेशल झुकाव योग की तरफ है। हर साल मतलब लगभग 2015 से ऑनवर्ड वर्ल्ड योगा डे मनाया जा रहा है 21 जून को, अभी भी 21 जून को आएगा। हर साल उसका एक थीम होता है, ये क्वेश्चन आप नोट करना, हर साल उसका एक थीम होता है और उस थीम पे क्वेश्चन आता है। दैट मीन्स जो गवर्नमेंट चाहती है कि जो इंडिया के हम बच्चे को रिक्रूट कर रहे हैं उसको योग और थोड़ा आयुर्वेद के बारे में, इंडियन कल्चर के बारे में वो पता हो। तो इन चीजों पे ध्यान देना। अच्छा जी, एलिफेंट्स ये देख लिए हमने कहाँ कहाँ थे। असम, कर्नाटका, केरला। कर्नाटका केरला में जो बेंगलुरु की तरफ हाथी यूज होता है, यहाँ पे हाथी कम है, वो कुछ साधु लोग कई बार लेके घूमते हैं, वहां पे हाथी ज्यादा है। ठीक है, वहां से मतलब ज्यादा हाथी वहां से। राइनोसोर्स ये भी देख लिया, वाइल्ड एस कैमल्स है, रन ऑफ कच्छ एंड थार डेजर्ट में। इंडियन बाइजन, नील गाय, नील गाय यहाँ पे घूमती मिलेगी, आप पीजीआई के उधर चले जाओ, फॉरेस्ट एरिया है, कई बार वहां से घूमती ना, लेक पे एक दिन मैंने देखी, और कई बार इधर जंगल में ना घूमती हुई मिलेगी। ठीक है, वो आ जाते हैं फिर उनको पकड़ पकड़ के फिर ले जाते हैं। चौसिंगा, 4 हॉर्न्ड एंटीलोप है, 12 सिंगे का ब्रदर होगा। गेजल है, डिफरेंट स्पीसीज ऑफ डियर, ये सारे मोंकीज, मोंकीज इधर मिलते हैं, पहाड़ों की तरफ मिल जाते हैं मोंकीज। ठीक है, ऊपर जाओगे, कौन सा जाखू मंदिर है, जाखू मंदिर के अपने मोंकी हैं भगवान हनुमान के, उससे अच्छा जाखू मंदिर में जाओगे, दो कैटेगरीज हैं, एक जाखू मंदिर उनका पूरा कुनबा ऊपर रहता है, एक लोअर उस पे आते हैं, उनकी आपस में लड़ाई भी होती है ऊपर वाला बंदर नीचे नहीं आता, नीचे वाले बंदर को ऊपर नहीं जाने दिया जाता। ठीक है, तो वो है, कभी इधर भी पंजाब यूनिवर्सिटी में पीछे जंगल सा है, वहां बंदर आ जाते हैं। तो बंदरों को भगाने का एक तरीका कौन सा है, अच्छा सबसे तरीका है पटाखे। ओके, इधर नाडा साहब गुरुद्वारा है, नाडा साहब गुरुद्वारा आप गए होगे पंचकूला में, तो वहां पे भी आसपास है ना बंदर आते हैं, उधर हैं बंदर, सड़क के किनारे बंदर बैठे हैं, उनको भगाने का क्या तरीका होता है, नहीं पता। बंदरों को भगाने का तरीका होता है नाडा साहब गुरुद्वारे में, उन्होंने, क्योंकि आसपास से वहां रिहायशी कमरे भी हैं, तो वहां आके बैठ जाते हैं, और सामान आप बाहर नहीं रख सकते, कपड़े बाहर नहीं सुखा सकते, वो उठा के ले जाते, खाने पीने की चीजें बाहर नहीं रख सकते। तो वहां पे उन्होंने एक उत्तराखंड की तरफ से ना, देहरादून पता नहीं, उत्तराखंड की तरफ से 2 लंगूर हायर किए लंगूर, उनकी तनख्वाह थी मतलब 20-20 हजार रुपए उनकी तनख्वाह थी, मतलब जो जिनके पास था ना वो तनख्वाह थी, वो लंगूर रखे। वो लंगूर उनको ना मारते थे, बंदरों को मारते थे, जहां लंगूर होता था ना फिर वहां वो नहीं आते थे चलो, ये छोटी छोटी अच्छा, इंडिया एक ओनली कंट्री है जिसमें टाइगर भी हैं, लायंस भी हैं, लेपर्ड्स की बात हो गई है। वर्ल्ड लाइफ में पीकॉक्स, यहाँ हमारे इस रीजन में मोर बहुत ज्यादा हैं, फिश एंड डक्स, पैराकीट्स, क्रेन्स, हंस जिसे बोलते हैं, पिजन्स हैं, कबूतर बड़े हैं। तो इंडिया में जो एक्ट लग रहा है वो 1972 का है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में 1300 प्लांट्स हैं, वो इंडेंजर्ड की गई हैं, 20 स्पीसीज जो हैं वो लुप्त हो गई हैं, लुप्त हो गई हैं। उनका मेन कॉजेज क्या है,
अब इनके हंटिंग करते हैं, जानवर खत्म हो जाते हैं, पोल्यूशन, केमिकल, इंडस्ट्रियल वेस्ट, एसिड डिपॉजिट्स, ठीक है। फिर एलियन स्पीसीज भी आ गई हैं, कुछ रेकलेस कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, ये तो कारण है। ये इन चीजों को आप पढ़ोगे ना तो अगर आपका कुछ जैसे यूपीएससी टाइप कोई एग्जाम दे रहे हो तो उसमें बड़ा फायदा होता है लिखने में। भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं? 18, याद रखना ये। उनमें जो 12 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं वो वर्ल्ड लेवल पे रिकॉग्नाइज किए गए हैं, वर्ल्ड नेटवर्क पे हैं 18 में से। ये याद रखना कौन कौन से, ये सारे नाम आपकी टिप्स पे होने चाहिए। सुंदरबांस, सिमलीपाल, गल्फ ऑफ मन्नार, दिहंग, दिबंग, नीलगिरी, डिब्रू साइकोहवा, नंदा देवी, अगस्त मलाई, नौकरेक, कैंचनजोंगा, ग्रेट निकोबार, पचमरी, मानस, अचनाकमर, अमरकंटक, कच्छ, कोल्ड डेजर्ट, शीशलम, पन्ना, ये जो बोल्ड किए गए हैं ये वर्ल्ड लेवल पे रिकॉग्नाइज्ड है ये। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और क्या किया है? 1992 से अगर आप बोटेनिकल गार्डन लगाना चाहते हो, बोटेनिकल गार्डन समझते हो ना, आप अपने आसपास जमीन पे कुछ गार्डन, तो वो फाइनेंशियली और टेक्निकल असिस्टेंस आपको प्रोवाइड करती है कि आप उगाओ इनको। फिर इसके अलावा प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट रेनो और प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, और अभी मैंने हिमाचल में बोला वो प्रोजेक्ट लेपर्ड है, ठीक है, प्रोजेक्ट लेपर्ड है। कितने नेशनल पार्क्स हैं? 103, 563 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और जूलॉजिकल गार्डन्स हैं। गिर फॉरेस्ट, जो गिर फॉरेस्ट है उसको याद रखना, जो एशियन लायंस है ना, लायंस, वो सिर्फ और सिर्फ अब उनका एक ही हैबिटेट बचा है, वो है गिर फॉरेस्ट। और लद्दाख में जो आ गया यॉक आ गया, वहां पे शैगी हॉर्न्ड वाइल्ड ऑक्स, तिब्बतन एंटीलोप, भारल, ब्लू शीप, वाइल्ड शीप, ये सारे वहां के आ गए। माइग्रेटरी बर्ड्स कौन से होते हैं? कहाँ से आते हैं? उनको पंजाबी हिंदी में क्या, पंजाबी में कूंज बोलते हैं, कूंज, कूंजा। हिमाचल में क्या बोलते हैं माइग्रेटरी बर्ड को? घर से बाहर नहीं निकलते। कूंज, वो साइबेरिया से आती हैं, साइबेरिया से आती हैं, साइबेरिया से इंडिया में यहाँ पे। तो उनके मतलब कुछ यहाँ पे फॉर एक मौसम के रह के कुछ टाइम बाद पीछे चली जाती हैं, ठीक है। तो गुरबाणी में है, उडे ऊड आवे सह कोसा, तिस पाछे बचरे छरिया, तिन कवण खलावे कवण चुगावे, मन में है सिमरन करया, कि वो अपने अंडे पीछे दे के आती हैं और खुद इधर आ जाते हैं, उनको अंडों में से बच्चे पीछे से निकलते हैं। कुदरत देखो, कुदरत कैसी है, वो जब अंडे निकलते हैं ना तो अंडों में से पक्षी निकल आए, अब उन्होंने अपनी मदर को नहीं देखा कि मेरी मदर कौन सी है। जब वो वापस जाके कहते, वो कुछ आवाज देती है या कैसे देती है, तो जो उसके बच्चे होते हैं वो उसके पास आ जाते हैं। पता नहीं। तो बाचे बचरे चरेया, उन्होंने, उनको भी तो कोई पाल रहा है, कहते ठीक है, इस तरह से। ठीक, मतलब नेचर जो है ना, नेचर ने किसी ना किसी तरह से हर एक जितने भी जीव हैं उनका कोई ना कोई सिस्टम बना रखा है कि उस तरीके से वो चलते हैं। माइग्रेटरी बर्ड ड्यूरिंग विंटर वहां से आते हैं, रन ऑफ कच्छ में ये जाते हैं। यहाँ पे लेक के किनारे पे भी कई बार बर्ड्स आते हैं, किसी किसी साल में आते हैं लेक में, ठीक। रन ऑफ कच्छ, डेजर्ट मर्ज, जहां पे डेजर्ट सी के साथ मर्ज होता है वहां पे आते हैं ये सारे। ओके, फॉरेस्ट कंजर्वेशन जो है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, जंगलों को बचा के रखना, इन पे क्वेश्चन आते हैं, ये पॉलिसीज हैं। वो मतलब क्वेश्चन पूछने का मतलब ये है, क्योंकि आपको पता है कि अभी छोटे छोटे बच्चों को पीछे ये कहा गया कि दिवाली पे पटाखे, अब छोटे बच्चे कहते हैं नहीं पटाखे नहीं, ग्रीन दिवाली मनानी है। छोटे बच्चों को, उनको कहाँ से पता लगता है?
जो इंडियन गवर्नमेंट ने अब कहा कि बड़े है उसने तो दिवाली पटाखे चलाने ही चलाने, बच्चे के दिमाग में ही डालो कि पोल्यूशन हो रहा है, क्योंकि बड़े ने तो बूढ़ा होके मर जाना है। ये बच्चे जब आगे बड़े होंगे तो वो इस चीज की कदर करेंगे कि हमें पोल्यूशन को बचाना है। पर अभी क्या हो गया है कि उसमें कई फैक्टर आ जाते हैं। जैसे जैसे अब गुरुद्वारे में देखें तो प्रभात फेरी जब सुबह निकलती है, तो पहले जो पुराने पुराने टाइम में वो सिर्फ कीर्तन करते हुए निकलते थे, अब वो बम बजाते हुए निकलते हैं। दैट मीन्स आपको अवेलेबिलिटी होगी बम्बों की, तो सुबह सुबह 4 बजे ठा ठा ठा, तो वो थोड़ा ऑड होता था। जो कीर्तन का इफेक्ट है वो सूदिंग इफेक्ट है, ठीक है। तो दिवाली में तो एक इसको कहते हैं रिलीजियस फैक्टर, जिसको आप रोक ही नहीं सकते, रिलीजन के अगेंस्ट कोई नहीं बोल सकता। दिवाली में भी रिलीजन फैक्टर आ जाता है, ठीक है। पर अब धीरे धीरे क्या हो गया, तो रिलीजन फैक्टर में तो फिर उन्होंने दूसरा तरीका अपनाया कि बच्चों को ही जागरूक किया जाए, छोटे बच्चों को ही वो ही आगे अगली जनरेशन वो संभाल लेंगे। क्योंकि ये अब जैसे किसान वो पराली को आग लगा देते हैं, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमारे पास अल्टरनेटिव नहीं है। गवर्नमेंट का दूसरा कि आप क्यों उगाते हो, तो फिर कुछ है अब निकाला क्या है, अल्टरनेटिव निकाला। पर जब तक अल्टरनेटिव नहीं है तो वो लगा ही रहे हैं ना, आग लगा रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि ये हमें मतलब हमारे लॉन्ग टर्म में हमारे को ही नुकसान करता है। दिल्ली में चले गए, दिल्ली में आप पीते हो, सिगरेट पीते हो? हाँ जी, पीता कोई? आप दिल्ली में चले जाओ, आप एक दिन में सांस लोगे जितनी एक सिगरेट का ना उतना धुआं आपके अंदर है। उन दिल्ली में दिल्ली नहीं, किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाओ, वहां के सबसे ज्यादा लोगों को टीबी, सांस की बीमारी है। सांस की बीमारी वहां के लोगों को है। और सबसे ज्यादा जब कोरोना आया था तो सांस की बीमारी थी ना, तो दिल्ली में बड़ा इफेक्ट गया। तो मतलब जो इंडस्ट्रियल जो ओपन में थे उनको कम हुआ जहां पे, ठीक है। तो इसलिए तो 1952 में एक नेशन वाइड कंजर्वेशन पॉलिसी लाए गए, फिर जिसको 1988 में मॉडिफाई किया गया। यूएनओ की तरफ से एक फोर्स है, हर कंट्री को ये कहा गया है कि आपका जितना रीजन है उसमें 30 कम से कम 33% आप फॉरेस्ट एरिया रखो। इंडिया ने लगभग अपने टारगेट को मतलब 27-28% तक पहुंचा है, 25% के लगभग। और इसने अपना वो एरिया बढ़ा के करना है, तो इसको यूएनओ को रिपोर्ट देनी पड़ती है हर कंट्री को कि हमने क्या क्या एक्शन लिए, कितने परसेंट है। तो ये चलो अब इसको, ये एनवायरमेंट स्टेबिलिटी है, रिस्टोर फॉरेस्ट इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के लिए, नेचुरल हेरिटेज कंट्री की उसको कंजर्व करने के लिए, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जेनेटिक पूल को कंजर्व करने के लिए, सॉइल इरोजन को, एक्सटेंशन ऑफ डेजर्ट लैंड, रिडक्शन ऑफ फ्लड ड्रॉट्स, ये सारा अगर फॉरेस्ट लगाने के जो फायदे हैं। तो अगर यूपीएससी में पहला सबसे पहला क्वेश्चन हमने यूपीएससी का पढ़ा ना, उसमें क्या था कि भारत में फॉरेस्ट का ऊपर क्या हो रहा है इस पे लिखो, तो ये हो रहा है। और क्लाइमेट पे क्या इफेक्ट होगा, तो ये इफेक्ट होगा। दैट मीन जिसने ये पढ़ा होगा वो कुछ ना कुछ पॉइंट से लिख पाएगा। इंक्रीजिंग ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ फॉरेस्ट मेक टिम्बर फ्यूल फॉडर फूड अवेलेबल। अब टिम्बर है, सारी लकड़ी जो है वो तो फॉरेस्ट से मिलती है ना। तो अब ये है कि आप जहां पे जंगल काटो वहां जंगल लगाओ भी, पेड़ पौधे लगाओ भी, सो दैट कि आपकी जरूरतें पूरी होती रहें। फॉरेस्ट एंड लाइफ सोशल फॉरेस्ट्री कहाँ तक हम जा सकते हैं? फार्म फॉरेस्ट्री। आज टाइम होने वाला है जी, तो ये छोटा सा टॉपिक रह गया है ये। कौन सी? हाँ, मैसेज आया कोई? तो फिर सेमिनार होगा। चलो 10 मिनट ऊपर लगा देते हैं, सर की क्लास का टाइम ले लेते हैं, खत्म कर देते हैं ये।
तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन हो गया। इसमें जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन है ना, जब भी आप पढ़ो इसमें अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट तो है ही है, वो तो सबको पता है कि जंगल बचाएंगे क्या होगा, पर उनकी पॉलिसीज कौन सी हैं, ये आपका अवेयरनेस का पार्ट आ जाता है। ठीक है, 33% वाला टारगेट किसने दिया कि 1/3 होना चाहिए? ये यूएनओ ने दिया है, हर कंट्री के लिए है कि आप हर कंट्री, और हर इन्होंने अब हर स्टेट को दे दिया है कंट्री ने क्या किया कि हर स्टेट, आप जो जहां जहां पे जैसे है कि आप जो अपने फॉरेस्ट जो कंजर्वेशन है उस पे कुछ काम करो। हिमाचल अपनी स्टेट का देखेगा, J&K अपनी, पंजाब अपनी, हर एक की कंडीशन तो अलग है ना। थार डेजर्ट में अलग है, वहां फॉरेस्ट नहीं हो सकते, वहां की जो कंजर्वेशन है वो अलग तरीके से है। जितनी जनजातियां इस वक्त जो हमारी प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट एक जनजाति मतलब आदिवासी बैकग्राउंड के से हैं वो। ठीक है, तो एक मैसेज क्या कन्वे किया गया है कि उनको भी टेक केयर किया गया, अदरवाइज जंगलों के जो आदिवासी जो उनके कल्चर को, मतलब जो दूसरे लोग हैं ना, मतलब शहर में जो पावर में है, इग्नोर करते हैं, उनको लो समझते हैं कि यार ये तो ऐसे ही। जब ब्रिटिशर्स आए थे ना, ब्रिटिशर्स, ये हम पढ़ेंगे, हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स ने जहां बाकी बाहर के लोगों को अफेक्ट किया, उसी तरह उन्होंने जंगलों में इफेक्ट कर दिया। उन्होंने इनको लकड़ी काटने से मना कर दिया, ये तो झूम कल्टीवेशन करते थे वो मना कर दिया, लकड़ी ले जाने से कोई अंदर से आप सामान नहीं ला सकते। फिर इन्होंने भी आंदोलन किए हैं, इन्होंने भी आंदोलन किए हैं। उसके बाद फिर क्या हुआ, जंगलों में, जंगल जब लगे तो जंगलों में फिर नीचे मान लीजिए निकल आए कोई और है, और निकल आई, छत्तीसगढ़ के इलाके में कोई और निकल आई, तो वो जंगल काट के नीचे से और निकाली जाएगी। जंगल काट दिए, अब जंगल तो सरकारी हैं, पर वहां के जो आदिवासी लोग हैं वो इन जंगलों में हजारों सालों से रहते आ रहे हैं, हजारों सालों से, ठीक, लाखों से ही होंगे। अब उनका, उनके नाम पे जंगल की रजिस्ट्री तो नहीं है, पर उनकी जगह तो है ना, वहां पे रह रहे हैं। तो अब गवर्नमेंट को उनकी, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि उनकी जो रिहाइश का अरेंजमेंट किया जाए, ये फिर उन्होंने एक, अगर आप 9th और 10th की जो सिविक्स पढ़ोगे ना, उसमें एक आता है कि इन लोगों को फिर कैसे प्रॉब्लम आती है। अब वो सारे उम्र जंगलों में रहे हैं, उनकी एजुकेशन उसके उनके हिसाब से है, सारे अब शहर में आना, शहर में उनकी एक या दो जनरेशन पूरी की पूरी खप जाती हैं, तब जाके वो सर्वाइवल पे आती हैं शहर के। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको टेक केयर किया, मतलब, पर अब आगे आगे आने वाले टाइम में ना, एक्चुअल में आने वाला टाइम, आज का टाइम पहले से बेटर है, आने वाला टाइम और बेटर होने वाला है। लोग अगर सेंसिबल नहीं है, पर अब मैकेनिज्म बन गए हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है, यूएनओ है, और हमारे इंस्टीट्यूशन है जो टेक केयर करते हैं। ठीक, कोई अगर किसी जंगल नहीं जंगल काटे जा रहे हैं, उनकी टेक केयर होगी। सलमान खान को किस केस में फंसा हुआ है वो? हिरन मारा था, अगर बंदा मारा होता तो शायद अब तक बरी हो गया होता ठीक है, अगर कोई, मान लीजिए किसी ने अगर कोई इंसान मार दिया, हो सकता है वो ले दे के बच जाता, पर हिरन मार दिया ना, वो उसने अब केस को किसी तरह से, जो इंडियन जुडिशियल का एक पार्ट है ना, एक तो है कि जुडिशियल जो नजर आ रही है, एक जुडिशियल जो नहीं नजर आ रही, मतलब किसी तरह से लटकाया हुआ है विद 20 साल बाद, आगे 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 आगे, तो फिर मेरे ख्याल से उसको सजा भी हुई थी पीछे। ठीक है, पर उसको एक दिन सजा होनी है, क्योंकि वो हिरन मार दिया है, केस चल रहा है। ठीक, तो वो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अब गवर्नमेंट और या ह्यूमैनिटी को सेंसिबल होना पड़ रहा है इन चीजों के लिए, जो इसीलिए आदिवासियों जंगलों के रिगार्डिंग ये है। अब दो तरह से इन्होंने स्टेप लिए हैं, आपको ये ध्यान रखना है। एक है सोशल फॉरेस्ट्री,
दूसरा है फार्म फॉरेस्ट्री। सोशल फॉरेस्ट्री क्या है? सोशल फॉरेस्ट्री बैरन लैंड होती है, बंजर जमीन जहां पे कुछ नहीं उगता। उनके ऊपर बैरन लैंड पे जो सोशल और रूरल एनवायरमेंटल डेवलपमेंट के साथ उसमें फॉरेस्टेशन का फॉरेस्टेशन या जंगलों की रखवाली या जंगल उगाने का काम सोसाइटी की तरफ से ही किया जाए। नेशनल कमीशन बनाया गया एग्रीकल्चर 1976, तो उसने इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, रूरल अर्बन फॉरेस्ट्री, रूरल फॉरेस्ट्री एंड फार्म फॉरेस्ट्री। अर्बन फॉरेस्ट्री क्या है कि रेजिंग जो पब्लिक या प्राइवेटली ओन्ड लैंड्स हैं, तो उनके आसपास एक ग्रीन बेल्ट, कोई पार्क बना देने, रोड साइड पे इंडस्ट्रियल या कमर्शियल ग्रीन बेल्ट्स लगा देने। एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर प्लांट कॉरपोरेशन है, अगर आप उनके प्लांट्स को जहां जहां भी उनके थर्मल पावर प्लांट्स हैं, उन्होंने भी प्रोविजन रखा है कि आसपास वो एक ग्रीन एरिया बनाते हैं, ग्रीन एरिया। तो ये सारा अर्बन फॉरेस्ट्री। अगर आप चंडीगढ़ में जाओगे, दिल्ली वाले जब चंडीगढ़ आते हैं ना, वो कहते हैं इतनी ग्रीनरी, उनको ग्रीनरी ज्यादा लगती है। यहाँ पे बचाए गए हैं, आप खुद भी जाओगे बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत ज्यादा पेड़ हैं। अच्छी बात ये है, अगर आप लेक की तरफ जाओगे और ग्रीनरी मिलेगी है, ग्रीन सिटी। ठीक है, ये अच्छी बात है कि कोई। अच्छा, अब हिमाचल वालों ने अगर शिमला चले जाओगे, वो पॉपुलेटेड होता जा रहा है आसपास से। मतलब जो अगर ये बात बताई जा रही है कि अगर वहां के जो गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, अगर सेंसिबल नहीं है तो वो नहीं बचाती इनको। अब शिमला में ही लैंडस्लाइड हुई है ना, तो अब जब लैंडस्लाइड हुई, तो आप हालात देखो गवर्नमेंट के, कि गवर्नमेंट ने हाथ खड़े कर दिए हैं, वो लोगों से कह रही है डोनेट करो, हमारे पास पैसे नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमें स्टेप क्या लेने चाहिए, हमें अपने एनवायरनमेंट के रिलेटेड प्रॉपर स्टेप लेने चाहिए। तभी नहीं, अगर नुकसान हो गया तो गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं होते, ये समझो। ठीक है, जिनके घरों के घर घर पूरे के पूरे गिर गए ना, वो नीचे ही दफन हो गए हैं, पेड़ के पेड़ दफन हो गए हैं, लैंडस्लाइड हो गया। रूरल फॉरेस्ट्री जो एग्रो फॉरेस्ट्री और एम्फेसिस है एग्रो फॉरेस्ट्री, यानी खेतीबाड़ी से रिलेटेड जंगल, या कम्युनिटी फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब है रेजिंग ऑफ ट्रीज, एग्रीकल्चर क्रॉप्स ऑन सेम लैंड इंक्लूजिंग वेस्ट पैचेस। जहां पे आप एग्रीकल्चर कर रहे हो, यहाँ पे ना, अगर आप रोपड़ की तरफ जाओगे, चंडीगढ़ से रोपड़, तो आपको रोपड़ के आगे का जो जब आप कुराली से आगे जाना शुरू करते हो ना, आप राइट हैंड साइड पे देखना पेड़ लगे हुए हैं, और पेड़ों के बीच में साथ में पेड़ लगाए हुए हैं, बीच में ही खेती बाड़ी भी हो रही है। मीन्स वो कह रहे हैं पेड़ भी लगाओ, बीच में खेती बाड़ी भी उसी जमीन पे करते रहो। ठीक, तो कुछ लोग, अब ये भी है कि आपके पास बाहर चले गए हैं, वो पेड़ लगा देते हैं, पेड़ लगा के वो 4-5 साल बाद कटिंग होती है उनकी, और उनको आमदन मिल जाती है, फिर से नए पेड़ लगा देते हैं वो। तो पब्लिक कम्युनिटी, रोड साइड, कैनल बैंक्स, स्ट्रिप्स पे, रेलवे लाइंस पे, स्कूल्स में पेड़ लगाए जाते हैं। कम्युनिटी फॉरेस्ट्री जो है प्रोग्राम एम्स टू, वो कम्युनिटी को ही मतलब आप किया जाता है, मतलब ठीक है कि आप पेड़ लगाओ। मुंबई में जो बॉलीवुड स्टार्स हैं, कौन से बॉलीवुड स्टार को जाना जाता है कि वो पेड़ लगाने में कुछ इनिशिएटिव लेते हैं? है जैकी श्रॉफ। ठीक ठीक है, जो पेड़ पौधे लगाने में। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ऑफ इंडिया, तो इसमें 101 नेशनल पार्क, 553 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, यूनेस्को का जो प्रोग्राम है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, इंडियन गवर्नमेंट ने उसके साथ कोलैबोरेट में किया है कि हम करेंगे वाइल्ड लाइफ।
लिस्ट ऑफ बायोस्फीयर्स 2018 और 19 की जो रिपोर्ट आई ना, उसमें ये दिया गया, ये इसमें सारी है। नीलगिरी जोग्राफिकल एरिया कितना है, 5520 किलोमीटर स्क्वायर। एक 1986 में इसको रिजर्व घोषित कर दिया गया। तो इसमें कौन कौन से पार्ट आ गए हैं? नंदा देवी को 1988 में, मतलब उससे पहले नहीं था। नोकरेक को 1988, मानस को 1989, सुंदरबन 1989, 89 में मैक्सिमम किए गए। सिमलीपाल 94, 97 में डिब्रू साइखोवा दिहोंग को 1998, पंचबड़ी 99 में, कंचनजंगा 92 हुई है, सॉरी 2000, अगस्त मलाई 2001, अमरकंटक 2005, कच्छ 2008, कोल्ड डेजर्ट जो हुआ 2009, शीशलम 2010, पन्ना 2011। तो इस तरह से इनको घोषित किया। तो आज हम इसको अब मेन मेन सारे पॉइंट हो गए। तो इस तरह से अब आपकी जो है ये नेक्स्ट कुछ शायद टाइम टेबल के शेड्यूल में चेंजेस हैं, वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आप इसके लेक्चर लगाते चले जाओ। ठीक, क्वेश्चन नहीं आया, कौन सा नहीं आया ये? ओके जी, ठीक है, क्वेश्चन हैंग हो गए, अभी तो नहीं हैंग, चल रही है जी, ठीक है, ओके जी।